मैंने इन दो बहनों को बचपन से पाला है। एक आज ठंडी मिलिट्री फ्लावर बन गई है और दूसरी एक स्वीट सी यूनिवर्सिटी फ्लावर। खैर, ग्रेटिट्यूड में 5 साल तक इनका ख्याल रखने का वादा किया था और अब बस 5 दिन बचे हैं, उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा। उसी वक्त लिंकनिन ने मुझे ऐसे थप्पड़ मारा कि सीधा दीवार से चिपका दिया। लुचेंजू, ओ कमीने, मेरी बहन और मैं घर पर नहीं थे और तुमने हिम्मत कैसे की ब्रदर यन को घर से निकालने की? क्या चाह रहे थे? उसे किसी गाड़ी से कटवाना? मैंने गले में उठे खून के टेस्ट को निगला और लिनू की तरफ देखा जो बेड के कोने पर बैठी थी। मैंने कहा, मैंने नहीं निकाला, खुद कानानीन चला गया। तुम अपने जीजू पर इतना हार्श क्यों हो? संभल कर, नहीं तो दीदी डांटेगी। लीनू फट से बेड के पास खड़ी हो गई लॉयल्टी दिखाने के लिए। ब्रदर यन, गलत मत समझना, मेरी बहन जिस एक आदमी से प्यार करती है वो सिर्फ तुम हो। जहां तक लुचेंजू की बात है, वो तो बस एक नौकर है जिसे माँ ने पीछे छोड़ दिया था, है ना बहन? मैंने लिनिया को देखा। वो चुप थी पर उसके कोल्ड और खूबसूरत चेहरे में अब भी गुस्सा साफ दिख रहा था। मैं हल्की सार्काज्म वाली मुस्कान हंस दिया। और क्या उम्मीद कर रहा था? लिन परिवार में पहले दिन से जानता था कि लिन यानू जोयानू से प्यार करती है। उस टाइम जोयानू एक मिशन पर विदेश गया और बिना कोई ट्रेस छोड़ गायब हो गया। लिन यानू ने 3 साल तक उसका इंतजार किया। फिर लिन की माँ मुझे घर ले आई। इन 5 सालों में मैंने पूरा दम लगाकर लिन बहनों की डेली लाइफ संभाली। न सिर्फ लिन कानिन को 18 साल तक पाला, बल्कि लिन यानू को जोयानू की डिपार्चर वाली शेडो से बाहर निकाला और धीरे धीरे मैं अपनी करंट पोस्ट लेफ्टिनेंटन तक पहुंच गया। इसी बीच चौथे साल लिनू ने मुझे अपने फीलिंग्स बताई। हमने सिंपल सी शादी भी कर ली, लेकिन आज तक मैरिज रजिस्टर नहीं कराया। जब भी मेंशन करता हूं, लिन यानू इरिटेटेड होकर कहती है, रिपोर्ट अप्रूव नहीं हुआ, प्रेशर मत दो। लेकिन मुझे पता था उसने कभी रिक्वेस्ट फाइल ही नहीं किया। जिस दिन मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया, लिन यानू पूरी तरह नशे में थी। उसने मुझे पकड़कर रोते हुए कहा, जुआनसू सॉरी, और पूरी रात घोड़ी बनकर रोती रही। मेरा फ्लैशबैक वहीं टूट गया जब लिन यानू अचानक बोली, मैंने कहा है ठीक से रहोगे तो हमेशा एक लेफ्टिनेंट के रिलेटिव रहोगे, पर तुम लिंकनिन को क्यों चिढ़ा रहे हो? अगर उसे कुछ हुआ, क्या तुम्हारी जिंदगी उसकी भरपाई करेगी? एग्जैक्टली, तुम्हारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। किसे चाहिए? उसकी बात से मुझे 0 इफेक्ट हुआ। लिन यानू ने एक ठंडी सांस ली। घर जाओ और मास्टर बेडरूम खाली करो। जब लिनान्यू अस्पताल से डिस्चार्ज होगा, वो हमारे घर में रहेगा जब तक रिकवर नहीं हो जाता। तुम अपोज नहीं करोगे, राइट? शादी में 2 झूठे पकवान खिला देने से तुम लिन फैमिली के मालिक नहीं बन जाते। याद रखो, ये घर मेरी बहन का है। लिन यान्यू के पास बेस कैंप वाला अपनी असाइनेड जगह है और पुराना लिन हाउस। उसमें 2 रूम्स और एक लकड़ी का शेड। वो लोगों को जुआनसू को मेन हाउस में रखना है। मैं शेड में शिफ्ट हो सकता हूँ। मैंने शांत मन से सिर झुका दिया। जहां रहना है मैं चला जाऊंगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वैसे भी बस 5 दिन के लिए ही हूं। कौन से 5 दिन? पीछे से लिन्नू की चीख आई। जन को डिस्टर्ब करने की कोई चाल चली ना तो मैरिज रिक्वेस्ट विड्रॉ कर दूंगी। मेरी पीठ हल्की सी झुकी देख वो हंस दी। लुसेंजो तो पागलों की तरह मुझ पर फिदा है। अब जब तक मैरिज रजिस्टर होने वाला है, वो मुझे छोड़ेगा क्यों? अगले दिन सुबह होने से पहले लिनानू ने डोर पीटते हुए कहा, लुचेंजू उठो और खाना बनाओ। ब्रदर यन कमजोर है, जल्दी से चिकन सूप बना दो। मैं शेड से बाहर निकला। लिनू ने अंदर सिर्फ एक चादर देखकर कहा, बिस्तर क्यों नहीं डाला? सिस्टर की सिंपैथी लेने के लिए गरीब बनने का ड्रामा कर रहे हो? वार्निंग दे रही हूं, एक्टिंग मत करना। जितना भी कोशिश कर लो, तुम ब्रदर यांग की बराबरी नहीं। मैंने ठंडी नजर से कहा, सही बोल रही हो, जुयान ही तुम्हारा जीजू बने। तुम ये दिखा रही हो कि मेरी सिस्टर ने तुम जैसे को हस्बैंड बना लिया। वो वापस आएगी तो मैं उसे तुम्हारा ये प्राउड वाला चेहरा दिखा दूंगा, फिर बोलूंगा डिवोर्स ले। मैं तो यही चाहता हूं। ये बोलकर मैं पीछे देखे बिना किचन में चला गया। 4 दिन बचे हैं। गुस्सा चाहे जितना हो, सहना पड़ेगा। दोपहर के आसपास लिनान्यानू जुआन को गाड़ी में लेकर आया। दोनों बहनें उसे उतरने में हेल्प कर रही थीं। मेरे पास से गुजरते लिन यानू एक पल के लिए रुकी। खाना तैयार है? मैं कुछ कहता, उससे पहले ही लिंकनिन बोल पड़ी, हाँ तैयार है। ब्रदर यांग की सारी पसंद की डिश बनाई है और चिकन सूप भी ले आया हूं। लिन यानू के चेहरे पर संतोष था। जूने खुशी से उसकी उंगली पकड़कर टेबल पर बैठ गया। दोनों बहनें पूरे प्यार से उसे सर्व कर रही थीं। मैं चुपचाप अपना खाना खा रहा था। अचानक एक कैरेट का टुकड़ा मेरे प्लेट में गिरा। जुवनसु मुझे ग्रेटिट्यूड से देखते हुए बोला, कॉमरेड लुचेंसु, थैंक यू फॉर कुकिंग फॉर मी। अब से मैं तुम्हारे भरोसे रहूंगा। मैंने पूछा, मतलब? वो बोला, जे की मोबिलिटी में प्रॉब्लम है कुछ दिनों, प्लीज उसकी केयर करना। बस खाना बनाने में और बैंडेज बदलने में हेल्प कर देना। इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब मैं नौकर हूं। वो बोला, किस बात की दिक्कत? बीमार इंसान की केयर करने में इतना भारी क्या है? अगर मेरी माँ ने तुम्हें उस समय घर नहीं लाया होता तो आज तुम पता नहीं कहां बेच दिए जाते। लिन ने अनमने ढंग से मुंह बंद कर लिया। लिनू मेरी तरफ मुड़ी। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूं, समझे? बस कमरादा लुचेंसु को परेशान मत करो। मैं खुद का ख्याल रख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। उसे दूसरों की देखभाल का एक्सपीरियंस है, तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं। लुचेंसु जाओ, यानसु को सूप का एक बोल सर्व कर दो। मैं किचन में गया और एक कटोरा सूप निकाल लाया।
थैंक्स कमरादा लुचेंजू। जुआंसू ने हाथ बढ़ाकर बाउल लेना चाहा, लेकिन अगले ही सेकंड वो चीख उठा। सुनहरी सूप उसके हाथ पर भी छलक गई। कमरादा लुचेंजू, मैंने क्या गलत किया? तुमने मुझ पर सूप क्यों फेंक दी? लिनू और लीन तुरंत जुयानू के पास जाकर उसके हाथ की लाल निशानों को सहलाने लगीं। कन्यू, बेहतर होगा मैं तुम्हारे घर में न रहूं। अभी तो गर्म सूप था, अगली बार जहर भी हो सकता है। मुझे डर लग रहा है। दोनों बहनों का गुस्सा आसमान छू रहा था। मुझे तो बस हंसी आई। मैं कुछ समझाने नहीं वाला था, क्योंकि समझाऊं भी तो ये मानने वाले नहीं दिल से। ये लोग सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करती हैं, शुरू से लेकर अब तक, जुआंसू से। तुम हमेशा जानसू को गलत नजर से देखते हो और उसे चोट पहुंचाने के लाख तरीके ढूंढते रहते हो। मैं तुम्हें थाने ले जाऊंगा। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जेलसी में तुम इतना गंदा काम कर दोगे। मैं तुमसे सचमुच गलत निकला। मेरी टांगों में तेज दर्द था, फिर भी मैंने जिद से सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। लिंकानिन ने बिना सोचे सीधे मेरे घुटने पर लात मारी। बहुत टफ बन रहे हो। अगर जानसू को कुछ हो गया तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे घुटने फर्श पर बिखरी टूटी हुई पोर्सलेन के टुकड़ों पर जा गिरे। दरवाजा जोर से बंद हुआ और मेरा शरीर, जो मुश्किल से खड़ा था, जमीन पर ढह गया। तेज डिसइंफेक्टेंट की गंध मेरी नाक में घुस गई। मैंने आंखें खोली। चारों तरफ सफेद। मर तो नहीं गया है कमरादा। ठीक है, बहुत खून बह गया था। 1 घंटे भी लेट आते तो मर जाता। मेरी सोच बिल्कुल सुन्न थी। मुझे यहां कौन लाया? तुम्हारे बहन के अलावा और कौन? दरवाजे से लिनिन की तीखी आवाज आई। मैंने लिन्नू और चेंजुआन को दरवाजे पर खड़े देखा। लिंकनिन तो बहाना बनाकर भाग चुका था। मैंने शक से लिनिन की तरफ देखा। अब क्या करने आई हो लुचेंजू? अपनी गलती मानने से बचने के लिए फेक डेथ तक का नाटक कर रहे हो? मैंने भौहें सिकोड़ लीं और उसका हाथ झटक दिया। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। पता नहीं? पूरी हॉल तुम्हारे खून से भरने वाली थी। जो इतना डर गया कि उसके पैरों में जान ही नहीं रही। और तुम बोलते हो तुम्हें कुछ पता नहीं। वो चुप हो गई। शायद वो पैनिक और डर याद आ गया जब उसने मुझे बेहोश पड़ा देखा था। मैंने आखिरकार समझा, लेकिन चुपचाप अपना हाथ छुड़ा लिया। कल जब तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा, तुम मेरे साथ मिलिट्री क्वार्टर्स में चलोगे। वहां जानसू से दूर रहोगे और तुम्हारे दिमाग में और बेवकूफी नहीं आएगी। जरूरत नहीं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जहां तक जो यांगू की बात है, उसे बोल देना 3 दिन और वेट कर ले। मुझे ढूंढने मत आना। तुम्हें कैसे पता 3 दिन में हमारी मैरिज एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी? अंत में वो मुझे वापस मिलिट्री क्वार्टर्स ले आई। लिनियन यू और जो की फोटो देखकर मुझे अजीब महसूस हुआ। क्या देख रहे हो? लिन यू पास आई और फोटो देखते ही उसका चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। उसने फोटो उठाई और ताला लगाकर दराज में रख दी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। कौन सा गेस्ट रूम? मेरी रूम की बेड इतनी बड़ी है, तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या? जुआंसू वापस आ चुका है। ठीक नहीं लगता? लुचेंजू, थोड़ा सेंसिबल बनो। हर बात में यंसू को घुमाना जरूरी है क्या? ऐसा मत करना कि मुझे तुमसे शादी करने का पछतावा होने लगे। मैं चुप हो गया और सोफे पर बैठ गया। लीन्यू को वो दिन याद आया जब उसने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। मेरे घुटनों में धंसे पोर्सलेन के टुकड़े, मेरी कलाई की बहती हुई चोट, वो दर्द जिसे देखकर उसके दिल में चुभन हुई थी। जब मैं लिन परिवार में आया था, तब मैं सिर्फ 16 साल का लड़का था। 5 साल से एक भी शिकायत नहीं की। क्या मैंने उसे इतना इग्नोर कर दिया कि वो जोयानू से इतनी जेलस होने लगा? वो आह भरकर मेरे पास बैठ गई। लुचेंजू, कनामिन और मैं इसलिए यंसू को इतना मान देते हैं क्योंकि कुछ महीने पहले उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें एक आग से बचाया था। कोई भी इंसान हो, उसका आभारी होना चाहिए। और तुम मेरे फैमिली हो, तुम्हें जानसू से अच्छे से पेश आना चाहिए। मेरी आंखें झटके से फैल गईं। मेरे सामने उस रात की आग की तस्वीर फिर उभर आई। उस रात लीनू ने छुट्टी ली थी और लिंकन इनको होटल ले गई थी जोयानू का स्वागत करने। लेकिन किचन में आग लगी और तीनों अंदर फंस गए। जब मैं पहुंचा, आग आसमान छू रही थी। फायर ब्रिगेड सिर्फ जोयानू को बचा पाई। लिनू और लीन मौत के मुहाने पर वहीं फंसी थीं। मुझे बस इतना याद है, मैंने सिर पर एक बाल्टी बर्फीला पानी डाला और आग में कूद पड़ा। किसी तरह दोनों बेहोश बहनों को बाहर घसीटा। मेरी पीठ जल चुकी थी और स्मोक में सांस टूटती जा रही थी। मैं 3 दिन 3 रात कोमा में पड़ा रहा। लेकिन जब मैं घर लौटा, लिनान्यानू और लिन को याद ही नहीं था कि उन्हें मैंने बचाया था। वो बस जुआंसू की ही तारीफ कर रही थी। और बाद में पता नहीं जोयानू ने कैसे क्या किया, लेकिन अलग अलग पत्रकार बुलाकर अपने हीरोइक रेस्क्यू फीलिंग्स के इंटरव्यू तक दे डाले। ऐसे ही लिनानू और लिंकेनिन को और भी ज्यादा यकीन हो गया कि मैं एक चालाक, धोखेबाज और बेईमान आदमी हूं। तब मुझे समझ आया कि मैं उनके लिए कितना भी कर लूं, वो कभी याद नहीं रखेंगी और न ही मेरे लिए जरा सा भी अपनापन महसूस करेंगी। जब ऐसा ही है तो खुद को बार बार ह्यूमिलिएशन में क्यों डालूं? आखिरकार मैंने उन्हें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बचाया था। ठीक है, वो बोलते हुए मेरी हाथ पकड़कर बोली, लुसेंजो, 2 दिन बाद जब हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे तो चल वेडिंग फोटो भी खिंचवाते हैं। पहले तुम्हें सूट्स बहुत पसंद थे ना, तो चलो मैं तुम्हें कपड़े चुनने ले जाऊंगी। मैं उसकी ये सारी इंटीमेट हरकतें देख रहा था और अंदर से सिर्फ घृणा महसूस कर रहा था। तुम ऑर्गेनाइज करो, जो करना है कर लो।
2 दिन बाद मैं फोटो स्टूडियो नहीं आने वाला। फैमिली रूम के बाहर जोयांसू की परछाई तेजी से निकल गई। उसकी आंखों में एक खतरनाक बेहद स्वार्थी जलन जल रही थी। वो सीधे पुलिस स्टेशन गई और सल्फ्यूरिक एसिड खरीदने की परमिशन के लिए रजिस्टर किया। जब उसके हाथ में वो छोटा सा कलरलेस लिक्विड वाला बॉटल आया, जुआनसू के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। लुचेंजू, जब मैं तुम्हारा चेहरा जला दूंगी तब देखती हूं तुम एयू को कैसे सेड्यूस करोगे। ये कौन है? रजिस्टर कर रहा पुलिस वाला उस औरत को देखकर चौंक गया। वो तुरंत खड़ा हो गया और सलाम ठोक दिया। मैडम, ये तो लेफ्टिनेंट लिनियानू के फैमिली मेंबर हैं, साउथ वेस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कॉमरेड जुआनसू। उसके पास खड़े एक पुलिसकर्मी ने उसे कोहनी मारी। पागल है क्या? लेफ्टिनेंट लिन का फैमिली मेंबर तो कॉमरेड लुचेंजो है। कौन? लुचेंजू। अगर भरोसा नहीं है तो फाइल्स दिखा देता हूं, मैमसू। कुछ समय बाद एक कागजों से भरा हुआ एनवेलोप उसके हाथ में था। उसने उन पन्नों को जोर से पकड़ लिया, मेरी फोटो बार बार देखी और आखिर में अपनी एक्साइटमेंट छुपा ना सकी। वो तेजी से ऑफिस गई और एक नंबर डायल किया। हेलो, क्या मैं नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस से बात कर सकती हूँ? डायरेक्टर लू का डेस्क? कुछ देर बाद एक सख्त और भारी आवाज आई। बैंकिन, स्पाई के बारे में कोई खबर है? सो बैंकिन ने एक्साइटमेंट में कांपती आवाज में कहा, अंकल, इतने सालों बाद हम आखिरकार लुचेंजो को ढूंढ पाए। फोन के दूसरी तरफ का आदमी शॉक्ड भी था और खुश भी। बैंकिन, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मेरा बेटा लुचेंजो ही है? सो बैंकिन ने फाइल की फोटो को घूरते हुए कहा, हाँ, मुझे पूरा यकीन है। उसकी शक्ल मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। लुकिंसन की आवाज में इमोशन फूट पड़ा। बहुत अच्छा। आसमान कभी मेहनत करने वालों को निराश नहीं करता। उस साल लू परिवार के गांव में 100 साल की सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, जिसने मेरी बीवी और मेरे बेटे को बहा दिया था। मैंने 10 साल तक पागलों की तरह तलाश किया और आज आखिरकार नतीजा मिला। अच्छा है, मैं अब भी आ रहा हूं। हम मिलकर लुचेंजू को घर ले जाएंगे। अगले दिन छुट्टी पर आई लीनू मुझे घर ले गई। जैसे ही अंदर गया, पूरा लिविंग रूम गंदगी, सामान और कचरे से भरा पड़ा था। लिनानियानू देर तक सोई रही थी और मुझे देखते ही बदतमीजी से बोली, आखिरकार आ ही गए, जल्दी साफ करो, पूरा घर घिनौना लग रहा है। मैं झाड़ू लेने मुड़ा तो लिनन्नू ने रोक लिया। तुमने ही ये गंद मचाया है, तुम ही साफ करोगे। लिंकनिन अविश्वास से उसे देखने लगी। बहन, लेकिन जब उसे लगा कि वो सच में मजाक नहीं कर रही तो वो बेमन से झाड़ू लेने गई। लेकिन ये गंदगी मैंने नहीं की। मैंने सुना लेकिन इग्नोर कर दिया और लिनियानू से कहा कि मैं ऊपर कुछ लेने जा रहा हूं। उस दिन मैंने बेडरूम साफ किया था और सिर्फ डेली यूज सामान निकाले थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी भी बेड के नीचे वाली सेफ में थी। लेकिन जैसे ही मैंने पासवर्ड घुमाया, जेड का वो रिंग गायब था। मेरा दिल धक से रह गया। मैं पागलों की तरह कमरे में खोजने लगा, शायद किसी और जगह रख दिया हो। तभी दरवाजे के बाहर एक आवाज आई, कॉमरेड लुचेंजू, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? मैं पलटा। जुआनसू दरवाजे के सहारे खड़ी थी, उसकी उंगली पर वही हरे जेड वाला रिंग। मेरा दिल सीधा नीचे गिर गया। जुयानू, वो मेरा है। अच्छा, इस रिंग पर तुम्हारा नाम थोड़ी लिखा है। जो चीज मुझे मिलती है वो मेरी होती है। साबित कैसे करोगे कि ये तुम्हारा है? मेरी आवाज बेचैनी में कांप गई। जाऊ, तुम कुछ भी मांग लो, लेकिन ये रिंग लौटा दो। ठीक है, मुझे यानू चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए कि तुम लिन परिवार के घर से हमेशा के लिए निकल जाओ और कभी भी यानू के सामने मत आना। मैं मान गया, अब रिंग वापस कर दो। ओह, मजाक कर रहा था। लो पकड़ो। मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि हरी सी परछाई धड़ाम करके जमीन पर गिरी। रिंग टुकड़ों में टूट चुका था। एक सेकंड के लिए मेरी आंखें खाली हो गईं और अगले ही पल अंदर का गुस्सा फट गया। मैंने हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ जुयानू को मारा, जो जमीन पर गिर पड़ा। डर से कांपते हुए चिल्लाया, हरामी, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसका कॉलर पकड़कर एक और थप्पड़ जड़ दिया, जो के मुंह से खून निकला और वो डर के मारे रोने लगा। लिन यानू भागते हुए आई। यंसु, तुम ठीक हो? यूं तो बस मजाक कर रहे थे कॉमरेड लुचेंजू से। वो खुद रिंग नहीं पकड़ पाया और अब अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल रहा है। अगर मेरा चेहरा खराब हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? लिन गुस्से से मेरे पास आई। उसने मुझे 2 जोरदार लातें मारी और टूटा हुआ रिंग उठाया। इस कचरे की वजह से तुमने यांसू भाई को मारा? तुम एक घटिया आदमी हो। समझ गया, ये रिंग तो जरूर तुम्हारी किसी राखेल ने दिया होगा। लिनू का चेहरा सफेद हो गया। वो रिंग उठाकर मेरे पास आई। किसने दिया ये? अभी बोलो। मैंने सीने पर हाथ रखा। दर्द की तेज चोटें उठ रही थीं। मैंने मुंह में भरा खून निगला और एक ठंडी मुस्कान दी। तुम लोग उसके नाम जानने के लायक नहीं हो। लिन गुस्से से चीखी, घिनौना आदमी। तो असल बात यह है कि अगर तुम्हारे पास मेरी बहन के पीछे कोई दूसरी औरत है तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिंकनिन के चेहरे पर गुस्सा और हल्का सा दर्द साफ दिख रहा था। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं, ये रिंग किसने दी? मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे अपनी माँ का वो नर्म हाथ याद आया जो मेरे सिर पर फिरा था। हमारा लुचेंजो आगे चलकर एक अच्छी लड़की से शादी करेगा और हमेशा खुश रहेगा। तभी माँ की रूह को सुकून मिलेगा। एक आंसू मेरी आंख से बह निकला और मैं बोला, मैं ही हूं, कोई भी हो, अब से तुम सिर्फ मेरी रहोगी, लिनियानू। अगले ही सेकंड उसने जेड वाली रिंग विंडो से बाहर फेंक दी।
मुझे लगा वो टूट कर बिखर गई है। मैं बहुत मशक्कत से उठा, खिड़की तक भागा और मेरी चीख निकल गई। लिन्यानू और लीन दोनों दंग रह गईं और उनके चेहरे तुरंत काले पड़ गए। लिन्यानू को गहरा पछतावा हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने उसे झटके से दूर कर दिया। मुझे मत छुओ लिनू। पहली बार इस तरह ठुकराए जाने पर उसे दिल में चुभन और उदासी महसूस हुई। सॉरी लुचिंजू, मैं बहुत इम्पल्सिव थी। मेरी आंखें खाली थीं और मैंने ठंडी आवाज में कहा, एक दिन बचा है। लिनू की आंखें चमक उठी। वो जल्दी से बोली, हाँ हाँ, सिर्फ एक दिन। लुचिंजू, एक दिन बाद हम लीगल पति पत्नी बन जाएंगे। मैंने सीने पर हाथ रखा और हर शब्द खून से लथपथ था। मैं तुमसे नफरत करता हूं लिनू। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगा। लिनू का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? लुचिंजू, एप्लीकेशन ऑलरेडी लग चुकी है। तुम चाहे कितने भी गुस्से में हो, ऐसा मत बोलो। मैंने पेट पकड़कर दर्द से तड़पते हुए कहा, मैं अभी के अभी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट जाकर एप्लीकेशन कैंसिल करवा दूंगा। लिंकनिन ने मुझे पहली बार इतना टूटा और बिखरा हुआ देखा। वो मुझे रोक नहीं पाई। लिनन ने लाल आंखों से मेरा हाथ पकड़ लिया। रुको लुचिंजू, क्या तुम बिना एक बार मुझे सुने सच में शादी कैंसिल कर दोगे? मैं बोला, हाँ। लिनू की पकड़ और कस गई। लेकिन क्यों? मैंने अनजाने में तुम्हारी मां की रिंग फेंक दी। मैंने माफी भी मांगी। मैं कड़वी हंसी हंसा। माफी? लिन्यानू, तुमने ही कहा था अगर माफी से सब ठीक हो जाता तो पुलिस किस लिए होती? याद है जब जॉनसू ने मुझ पर उसका ब्रोच चोरी करने का इल्जाम लगाया था? तब चीफ गू ने मुझे मजबूर किया था कि दूसरों के कपड़े धोकर पैसे कमाकर वो ब्रोच भरूं। सर्दियों में मेरे हाथ सुबकते हुए ठंडे पानी में पूरे दिन डूबे रहे। सूजकर मूली जितने हो गए। मैं रोया, गिरा, मिन्नतें की। कृपया लिनियानू, मैं गलती मानने को तैयार हूं। बस एक बार सुन लो। पर तुमने ठंडी नजर डालकर कहा था अगर माफी से सब ठीक होता तो पुलिस किस लिए होती? आज वही बूमरैंग तुम्हारे दिल पर लगा है। कभी सोचा नहीं था कि लफ्ज भी सीधा सीने को चीर देते हैं। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। खोने का डर लिन्यानू को पूरी तरह पकड़ चुका था। उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, फिर पूरी ताकत से पीटना शुरू कर दिया। लिन्यानू, मुझे बाहर जाने दो। लुचेंजू, आराम करो। कल शादी सर्टिफिकेट मिलते ही तुम फ्री हो जाओगे। ये कहकर तीनों के कदमों की आवाज दूर चली गई। मैं धीरे धीरे दरवाजे से फिसलकर जमीन पर बैठ गया। सुबह होते ही लिन्यानू ड्यूटी पर चली गई। लिन स्कूल और जुआंसू को घर पर मुझे देखने के लिए छोड़ दिया। जुआंसू ने अलमारी से धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड निकाला और एक शैतानी मुस्कान दिखाई। लुचिंजू, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म। मैं ताले की आवाज से जागा, इतना कमजोर कि आंखों के सामने अंधेरा दिख रहा था, जो धीरे से मेरी बिस्तर के पास बैठ गया। कमार्दा लुचेंजो, यूं ने कहा कि मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूं। मेरे पास कुछ अच्छा है, सारी बीमारियां ठीक कर देता है। ट्राई करना चाहोगे? वो सल्फ्यूरिक एसिड टपका रहा था। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। इसे पी लो, तुम्हारा दर्द मिट जाएगा। तुम लिनानू से आजाद हो जाओगे। मैंने आंखें खोली और हाथ बढ़ा दिया। इसी समय साउथ वेस्ट मिलिट्री रीजन में लिन्यानू नई भर्ती ट्रेन कर रहा था। तभी उसके सीने में अचानक बेचैनी उठी। गार्ड भाग कर आया। लेफ्टिनेंट, क्या हुआ? लिनू ने सिर हिलाया। कुछ कहने ही वाला था कि दर्द और बेचैनी बढ़ती गई। उसने तुरंत ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंप दी और तेजी से घर की ओर रवाना हुआ। उसी समय लिन भी घर की तरफ दौड़ रही थी। दोनों रास्ते में एक चौराहे पर मिले। बहन, तुम वापस क्यों आई? दिल नहीं मान रहा था। मैं लुचेंजो को देखने आई हूं। जैसे ही वो लोग घर के दरवाजे तक पहुंचे, एक काली यूनिफॉर्म पहने औरत दूसरे गली से निकलकर बोली, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ लुचेंसू रहता है? तुम कौन हो? क्या चाहती हो? वो मुस्कुराई। आप लेफ्टिनेंट लिन होंगी? हाय, मैं सुबन सिन हूं, कमरादा लुचेंजू की फियंसे। लिनू का सिर झटका। उसकी नजर तलवार जैसी पैनी हो गई। कमरादा सू, बकवास मत करो। लुचेंजू मेरा पति है। हमारी शादी की एप्लीकेशन आज अप्रूव हो जाएगी। लेफ्टिनेंट लिन, इतना कॉन्फिडेंट मत बनिए, अभी अप्रूव नहीं हुई। लिनू उसका टोन सुनकर भड़क गई। इसका मतलब क्या है? तुम चाहे जो भी हो, मैं लुचेंजो को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। लुचेंजू एडल्ट है, वो अपनी मर्जी से फैसला करेगा। वो नहीं जाएगा। उसने सालों हमारी फैमिली के लिए खून पसीना लगाया है। वो कैसे जाएगा? महिला हंस पड़ी। आपने खुद कहा था हमारा फैमिली। जब तुम लोगों ने कभी भी लुचेंसू को फैमिली का हिस्सा माना ही नहीं, तो मेरे उसे ले जाने में दिक्कत क्या है? आपकी एक बात से वो यहां से जा भी नहीं पाएगा, है ना? वो हमारी नहीं, मेरी और मेरी बहन की हर बात मानता है। मतलब ये सब उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है जिसकी वजह से लुचेंजू तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता रहा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? लिनियन और लिंकनिन पूरी तरह सुन्न रह गईं जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कंटेंट पढ़ा और उस पर लिखी एंड डेट के साथ मेरी साइन देखी। उनके दिमाग में सीधा धमाका हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि इन 5 सालों तक लिन बहनों की कोई भी जरूरत हो, मुझे हर हाल में उसे पूरा करना होगा। उनकी पूरी डेली लाइफ का ध्यान रखना होगा और उनकी सेफ्टी का गारंटी देना होगा। यानी ये जो 5 सालों का उनके लिए मेरा बिना लिमिट वाला प्यार था,
वो सब झूठ था। लिनियन के जहन में अभी भी वो काउंटडाउन घूम रहा था जो मैं हर दिन बोलता था, और उसका दिल ऐसे टूट रहा था जैसे किसी ने हाथ डालकर उसे मसल दिया हो। तो मतलब उसने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। इसलिए जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ वो जाने के लिए बेचैन हो गया। अगर मैंने कल कमरे की चाबी न घुमा दी होती तो शायद आज काम से लौटते ही वो बिना कोई निशान छोड़े गायब मिलते। ये सोचते ही वो कॉन्ट्रैक्ट को कसकर पकड़ती है और सीधा मेरी तरफ दौड़ती है मुझसे जवाब मांगने के लिए। तभी दूसरे मंजिल की खिड़की खुलती है और वो जानी पहचानी परछाई धागे की तरह नीचे गिरती है। लुचेंजू, लिन यानू और लिंकानिन मेरी तरफ भागते हैं, पर सुबानसिन उनसे भी तेज है। एक झटके में वो मुझे अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ लेती है। मैंने बहुत कोशिश करके अपनी आंखें खोली और सुबानसिन की कॉलर पकड़ ली। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है चेंजो, मैं तुम्हें ले जा रही हूँ। कमरादा सुबनसिन, आप मेरे फैमिली मेंबर को कहाँ ले जा रही हैं? सुबनसिन ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो बस बड़ी तेज चाल में आगे बढ़ती रही। लिन यानू बेकाबू हो गई। तुम किस रीजन मिलिट्री से हो? तुम्हारा रैंक मेरा जितना भी नहीं। तुम किस हक से लुचेंजू को ले जा रही हो? तभी सामने से एक भारी, शांत, ऑथोरिटी से भरी आवाज आई। अगर मैं खुद अपने बेटे को ले जाना चाहूं, लेफ्टिनेंट लिन, तो क्या तुम मुझे भी रोक लोगी? लिन यानू जैसे पत्थर की तरह जम गई। उस आदमी की छाती पर लगे मेडल्स उसकी आंखें चुभा गए। वो उसे पहचानती थी। नेशनल मिलिट्री रीजन्स की मीटिंग में वो सर्वोच्च कमांडर के बगल में बैठा था। वो था नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस का डायरेक्टर लिंसा। मेरे बेटे का इतने साल ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। अब मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। डायरेक्टर लू, मैं पहले ही लुचेंजू से शादी कर चुकी हूँ। लुकिंसन मुड़ता है और उसका गार्ड मैरिज एप्लीकेशन आगे कर देता है। 3 बड़े वर्ड्स उस पर लिखे थे, नॉट अप्रूव्ड। वो 3 शब्द उसकी आंखों में ऐसे दर्ज हुए कि आंसू रोकना नामुमकिन हो गया। नहीं नहीं, मेरे ल्यूचेंजो को मत ले जाओ। सुबानिन मुझे कार में बैठाने ही वाली थी कि एक फीकी कांपते हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने सांस भरी, खुद को थोड़ा संभाला और लिन यानू व लिन कनानिन को देखा। लेफ्टिनेंट लिन, 5 साल पूरे हो चुके। अब मैं तुम्हारे लिन परिवार पर कोई कर्ज नहीं हूं। अलविदा। मैंने कार का दरवाजा बिना पलटे बंद कर दिया। अब मेरे लिए आसमान खुला है, सागर खुला है। मैं इन दोनों को कभी वापस नहीं देखूंगा। पर किससे पता था कि मेरे जाते ही लिन बहनें पूरी तरह पागल हो जाएंगी। बहन, लुचेंसू जा चुका, चलो घर। कार दूर जाती रही और लिन यानू 3 घंटे तक उसी क्रॉसिंग पर जड़ बनकर खड़ी रही। उसके हाथों में मैरिज एप्लीकेशन इतना कस गया कि उंगलियों का रंग सफेद पड़ गया। बहन, वैसे भी वो जब हमारे घर में था बस एक फ्री नैनी था। चला गया तो जाने दो। वो हमें इतना अच्छा इसलिए ट्रीट करता था क्योंकि तुम मिलिट्री रीजन की लेफ्टिनेंट थी। अब जब उसका बाप और भी हाई रैंक वाला है तो ऑब्वियस है वो उससे बेहतर लाइफ लेने चला गया। मेरे हिसाब से तो तुम ब्रदर यंसू के साथ ज्यादा अच्छे लगती हो। वो तो अच्छा हुआ कि वो चला गया। उसने ब्रदर यंसू के लिए पूरा स्पेस छोड़ दिया। पहली बार लिन यानू ने उसे बिल्कुल जानलेवा नजरों से देखा। लिन केनिन, लुचेंजो तुम्हारी एकलौती जीजा है। केनिन डर गई। पर वो तो चला गया। लिनियन मुड़कर घर की ओर चल दी। ज्वानू हॉल में बैठकर संतरे खा रही थी और टीवी देख रही थी। दोनों बहनों को देखकर तुरंत मुस्कान फैला दी। यानू, आखिर तुम लोग वापस आ ही गई। लिन यानू ने उसे एकटक देखा। ज्वानू, आज घर में सिर्फ तुम और लुचेंजू थे। वो दूसरे मंजिल से क्यों कूदा? कहीं तुमने? ज्वानू का चेहरा मैं बेगुनाह हूं वाले शौक से भर गया। तुम मुझे क्यों गलत समझ रही हो? आज मैंने उसकी खाना बनाया और उसे देने ऊपर गई। दरवाजा खुला तो वो बस भागने की कोशिश कर रहा था। मुझे डर था कि तुम दुखी हो जाओगी, इसलिए मैंने उसे रोका। पर वो अचानक मुझे धक्का देकर खिड़की से कूद गया। देखो, ये चोट देखो मेरी। उसने अपना माथा दिखाया। मैं उसे रोक नहीं पाई। उल्टा वो मुझे धक्का देकर कबर्ड पर फेंक गया और मैं बेहोश हो गई। लिन यानू की शक खत्म होती देख ज्वानू और हिम्मत करके उसके पास आई। यानू, ये मेरी गलती है कि मैं उसे रोक नहीं पाई। मुझे सजा दो। लिन यानू ने लंबी सांस ली। जू, तुम्हारी गलती नहीं है। ये लिन परिवार और लुचेंजू के बीच की बात है। फिर उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट वाली बात भी बता दी और ढांढस बंधाया। खुद को मत दोष दो। ज्वांसू के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अच्छा ही हुआ यानू, आखिर ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था। तुम्हें उसकी ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम उसे पसंद नहीं करती। उसका जाना सबके लिए अच्छा है। लिनू का चेहरा धीरे धीरे और अंधेरा होता गया। वो चुप रही तो ज्वानू असहज हो गई। तभी लिनविनो बीच में कूदकर माहौल संभालती है। लिंक्यानिन तो सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर रही थी। कौन कहता है कि मुझे उसके लिए कुछ फील नहीं होता? जोयानू की स्माइल एकदम उसके चेहरे पर फ्रीज हो गई। लिनानू ने मुट्ठियां भींच लीं। मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। मैं, लिनान यानू, इस जिंदगी में सिर्फ लुचेंजो से ही शादी करूंगी। जोन्सू का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। अगली सुबह लिन थोड़ी कंफ्यूज्ड सी उठी। दरवाजा खोलकर चिल्लाई, लुसेंजो, ब्रेकफास्ट कहाँ है? मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? बोलते ही उसे कल की सारी बातें एक साथ याद आ गईं और उसकी नजर अपने आप मास्टर बेडरूम की तरफ चली गई। लिनान्यानू पहले ही मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन चुकी था। दरवाजे पर खड़ा थी, एकदम डार्क एक्सप्रेशन के साथ।
तभी नीचे से किसी की सॉफ्ट आवाज आई, यानू, कनानिन, नीचे आकर नाश्ता करो। दोनों बहनों की आंखें चमक उठी। वो भागते हुए उतरी, लेकिन टेबल पर जुआनू को देखकर उनके चेहरों से सारी खुशी गायब हो गई। जुआनसू तो लिटरली दांत पीसने वाली हालत में थी। यानुइन, मैंने तुम्हारे लिए एग पोरिज बनाई है, आओ नाश्ता करो। जुआनू ने बड़े प्यार से सर्व किया। यन्यू, ये मेरी पहली बार की कुकिंग है, जल्दी से टेस्ट करो। लिनियानू ने एक नजर में पोरिज के अंदर हरी प्याज के टुकड़े देख लिए। उसका चेहरा ऐसे सख्त हो गया जैसे किसी ने गलत बटन दबा दिया। मैं प्याज नहीं खाती, भूल गए थे क्या? सॉरी यानू, मैं अभी दूसरा बाउल बनाता हूँ। छोड़ो, मैं मेस में खा लूंगा, मैं निकल रही हूँ। इतना कहकर लिन यानू सीधा घर से निकल गई। लिंक्यानिन को डर था कि जुयानू हर्ट ना हो जाए, तो उसने जल्दी से एक बड़ा घूंट ले लिया, लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ उलट दिया। कनानिन, क्या हुआ? एक बड़ा सा एगशेल मेरे गले में चुभ गया। मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के मेस में लिनियानू एक स्वीट पोटैटो खा रही था। दिल के अंदर मेरे लिए उसकी लॉन्गिंग ऐसे उठ रही थी जैसे समुद्र की लहरें लगातार तेज होती जाती हैं। कल रात उसने मेरी चीजें ढूंढने की कोशिश की कि शायद मैंने कोई नोट छोड़ा हो, लेकिन उसे पता चला कि मैंने उसी रात अपनी सारी बिलोंगिंग्स एकदम क्लीन तरीके से उठा ली थी, जैसे मैं कभी वहां रहा ही ना हूं। यह सोचकर वो एक सेकंड भी शांत नहीं रह पाई। वो सीधा मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर के ऑफिस पहुंची। कमांडेंटे, मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे जिनबे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, चाहे तो रैंक डाउनग्रेड भी कर दीजिए। कमांडर हैरान हो गया। कॉमरेड लिन, तुम्हारी माँ और बहन तो यहाँ हैं और तुम जिनबे जाना चाहती हो? मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच कल थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, वो जिनबे चले गए। तुम्हारा मैरिज रिपोर्ट वापस नहीं आया क्या यानू? ऊपर वालों ने अप्रूवल ही नहीं दिया। शायद उन्हें लगा कि वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। हमारे आर्ट ट्रूप में कई अच्छे लड़के हैं, अगर शादी करनी है तो तुम उन्हें देख सकती हो। कमांडेंटे, इस जिंदगी में मैंने सिर्फ उसी को एक्सेप्ट किया है, प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट ग्रांट कर दीजिए। कुछ देर बाद कमांडर ने लंबी सांस ली और एक टेलीग्राम निकाला। यानू, बात यह नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, ऊपर से क्लियर ऑर्डर आया है। साउथ वेस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से तुम 5 साल तक ट्रांसफर नहीं हो सकती। यह सुनकर लिनान्यानू की सीधी खड़ी रीढ़ मानो टूटकर झुक गई। क्या वो सच में मुझे देखना नहीं चाहता? शाम को जुआनू उसे लेने आया और दूर से ही लिनियानू को उस हालत में देखकर उसका दिल बैठ गया। जॉब ठीक से नहीं चल रही। लिनियानू कुछ बोलने ही वाला थी कि पीछे से गार्ड्स चिल्ला पड़े, गुड मॉर्निंग ब्रदर इन लॉ लेफ्टिनेंट। ये सुनते ही जू का चेहरा कसकर खींच गया। जनू, मजाक में ले लो, मैं क्यों बुरा मानूं? मैं तो बहुत हैप्पी हूं जानू। 5 साल से मैं तुम्हें मिस कर रहा था। विदेश में मैं सिर्फ तुम्हारी मेमोरीज के सहारे टिका रहा। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी डेस्परेटली तुम्हारे पास लौटना चाहता था। लिनान्यानू ने उसे ठंडेपन से पीछे धकेल दिया। हमारे बीच जो था वो अब खत्म हो चुका है। मिलिट्री जोन में बहुत काम है और कनानिन को भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर कोई जरूरी बात हो तो मेरी ऑफिस लाइन पर कॉल करना। जुआनसू का चेहरा उड़ गया। यह साफ मैसेज था कि वो नहीं चाहता कि जू उसकी नजरों के सामने बिना जरूरत आए। हाउ डेयर यू लिनियानू, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुमने हमारी प्रोमिसेस भूल गई हो? वो टाइम भूल गई जब मैंने तुम्हें और अकियानिन को आग से बचाया था? लुचेंजू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। उसने तो प्रॉपरली पढ़ाई भी नहीं की। वो एकदम देहाती लड़का है। तुम उसे मुझसे ज्यादा चूज कर रही हो। लिनू ने जुयानू को देखा, जो अब पूरी तरह अपना कंट्रोल खो चुका था, और उसे अचानक वो एकदम अजनबी लगा। अगर तुम्हारा वो पुराना एहसान ना होता तो मैं तुम्हें कब का दूर कर चुकी होती। लुचेंजू, अगर हर चीज में तुमसे कम भी हो तो भी मैं उसी से प्यार करती हूँ। जू टूटा हुआ घर वापस लौटा। पोस्ट बॉक्स में यूएस से आई एक चिट्ठी थी। खोलते ही उसकी आंखें फैल गईं और तस्वीरें हाथ से गिर गईं। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को हर्ट मत करो। तस्वीर में एक 3 साल का बच्चा था, पूरा जख्मी, चेहरा सूझा हुआ। जो ने तस्वीर को सीने से लगाया। श्याओमिन, पापा अब भी तुम्हें लेने आ रहा है। कई दिनों तक लिनानू ने जुयानू को देखा ही नहीं। उसने सोचा शायद अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई होगी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। उसने प्लान किया कि अगले हफ्ते लीव लेकर मुझे ढूंढने जिनबेई जाएगी। टिकट खरीद ली, मेरा फेवरेट गिफ्ट भी ले लिया। मुझे खुश होते इमेजिन करके खुद ही मुस्कुरा रही थी। लेकिन जैसे ही वो दुकान से बाहर निकली, उसे साफ साफ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये वही नहीं है ना, अखबार वाला बंदा जिसने अपने गरीब बॉयफ्रेंड को छोड़कर किसी बड़े अफसर के बेटे से शादी कर ली थी। ऊपर से शरीफ दिखता है लेकिन दिल पूरा सड़ा हुआ है। लीनू अभी उसके पास जाकर पूछने ही वाली थी कि अचानक लिन भागता हुई आई और उसे रोक दिया। दीदी, बड़ी गड़बड़ हो गई, जल्दी से अखबार देखो। लिनियान ने अखबार लिया और पहले पेज पर साफ साफ हेडलाइन देखी। गरीब बॉयफ्रेंड ने दूसरों को आग से बचाया लेकिन उसे छोड़ दिया गया। हाई ऑफिशियल का बेटा मौके का फायदा उठाकर लड़की को ले गया। आर्टिकल में जो यान और स्वीलिन यानू के नाम तो बदले गए थे, लेकिन लुचेंजो का नाम एक भी अक्षर नहीं बदला गया था। इस छोटे से इलाके में सबको तुरंत समझ आ गया कि यह किस फैमिली के बारे में है। लिनानू का चेहरा पढ़ते पढ़ते और काला पड़ता गया। ये क्या घटिया बकवास है? किसने ये लिखा? सामने आओ। लिंकन इतनी नर्वस थी कि पूरा सिर पसीने में भीग चुका था। डीडी, टाइम नहीं है,
कमांडर ने घर पर फोन किया है, तुरंत बुलाया है। कमांडर ने अखबार मेज पर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़ा, लिनानू ये सब क्या है? तुमने पूरे मिलिट्री की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये बात सुनते ही लिनू कांप गई। कोमंडांटे, मैं इसकी जांच करूंगी। जांच? अब जांच से क्या होगा? अभी जरूरी है लोगों की थिंकिंग बदलना। खुद बताओ क्या करने वाली हो। मैं अखबार में पर्सनल स्टेटमेंट देकर सच बताऊंगी। जब तक स्टेटमेंट छपेगा बहुत देर हो चुकी होगी। तभी बाहर से एक बूढ़ी आवाज आई, कोमंडांटे यानू, मेरे पास एक आइडिया है। लिन यानू मुड़ी और जुआनू को देख उसकी आंखें सख्त हो गईं। ये रेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री जोन है, तुम अंदर कैसे आए? मैं ही भाई यंसु को लेकर आई। उसने मुझे सब बताया। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूं। बताओ आइडिया क्या है? तुमसे शादी कर लूं। जैसे ही शादी अनाउंस होगी सबको खुद समझ आ जाएगा सच क्या है। इम्पॉसिबल यानू, मैं बस तुम्हें इस क्राइसिस से निकालना चाहती हूँ। रूमर्स बहुत खराब हो रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता चला तो इलिसिट रिलेशनशिप का आरोप लग जाएगा। लिनियन चुप हो गई। जुआनसू ने मौका देखकर फिर हमला किया। जहां तक लुचेंजू का सवाल है, वो अभी जिनबेई में है। उसे वहां कौन पहचानता है? कौन गॉसिप करेगा? अभी अर्जेंट है तुम्हारी रेपुटेशन बचाना। लूनिनबे मेंशन में मैं एक अखबार लेकर अपने पिता के स्टडी में गया, लेकिन देखा कि उनका बैंकिंग भी वहीं था। चेंजू, क्या हुआ? मैंने उसके बैंकिंग को देखा और बोला, कुछ नहीं डैड। मिनिस्टर सु, आप लोग कंटिन्यू करो। यह अखबार वाले मामले की वजह से है क्या? मैंने नजर झुकाकर हाँ कहा। मैंने सोचा था लिन फैमिली छोड़ने के बाद लिन यानू और जू मुझे छोड़ देंगे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी नीच हरकत करेंगे। पिता ने तुरंत समझ लिया, यह मामला मुझे पता है और मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अभी रिपोर्ट आया है, सुनना चाहोगे? मैं स्टंट रह गया। सॉल्व्ड? हाँ, जिसने आर्टिकल लिखा था उस रिपोर्टर को ढूंढ लिया। उसने साफ साफ बता दिया कि इसके पीछे कौन था, और साथ ही एक पुरानी बात भी। मैं क्यूरियोसिटी से उसे देखने लगा। उस वक्त लिन बहनों को बचाने के लिए तुम आग में कूद गए थे, लेकिन जुयानू ने तुम्हारा क्रेडिट चुरा लिया। मेरी आंखें शौक से फैल गईं। मतलब ये सब जुयानू का ही प्लान था? इन सालों में तुमने बहुत सहा है। सुबन बहुत धीमी आवाज में बोली, लेकिन उसके वर्ड्स ने मेरी आंखें नम कर दी। मैंने पहली बार ह्यूमिलिएशन झेलकर बोला था, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। पिता और उनका बैंकिंग दुखी हो गए। चिंजू, अब से डैड और बैंकिंग तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हें कोई भी अन्याय नहीं झेलने देंगे। जहां तक जुआनसू की बात है, मैंने लोगों को उसे अरेस्ट करने भेज दिया है। पुलिस को आदेश मिला और तुरंत एक्शन हुआ। साउथ वेस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 2 पेट्रोल कार्स घुस गईं। कमांडर की ऑफिस में जुआनसू अभी भी लिनकांसू के जवाब का इंतजार कर रहा था। जैसे ही लिनकांसू ने सिर हिलाया, दरवाजे पर धीरे से नॉक हुआ। पुलिस अंदर आई और सीधे जुयानू के सामने खड़ी हो गई। जुयानू, आपने फर्जी खबरों के जरिए बदनामी और मानहानि की है। कृपया इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए हमारे साथ चलिए। जुयानसू की टांगें ढीली पड़ गईं। वो गिरते गिरते बचा। नहीं, मैंने किसी की बदनामी नहीं की। आर्टिकल मैंने नहीं लिखा। मैं तो विक्टिम हूं। लिनकांसू कंफ्यूज थी, लेकिन झट से बोली, कॉमरेड, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। भाई लिन ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस ने काटते हुए कहा, मास्टर लिन, अगर भरोसा नहीं है तो खुद स्टेटमेंट सुन लो। 2 पुलिस वाले एक घायल रिपोर्टर को अंदर लाए। चेन, जर्नलिस्ट। चेन, लिनकांसू ने हैरानी से कहा। चेन यांग घुटनों पर गिर गया। मास्टर लिन, मैं सब कन्फेस करूंगा, बस मुझे मत मारिए। ये सारे आर्टिकल्स जुयानू के ऑर्डर पर लिखे। उसने मुझे 5 कॉइन्स दिए थे कि मैं आपको और लुचेंजू को जितना हो सके बदनाम करूं, ताकि वो दीदी से शादी कर सके। और जो पिछले आग वाले रेस्क्यू की खबर थी, वो भी उसने ही फेक लिखवाई थी। लिनकांसू की नजर धुंधली हो गई। वो झपट कर चेन्यान का कॉलर पकड़कर चिल्लाई, तुम क्या बोल रही हो? उस दिन असली में तुम और तुम्हारी बहन को बचाने वाला लुचेंजो ही था। जुआनसू ने तुम्हारे करीब आने के लिए पूरा गेम प्लान किया और सारा क्रेडिट अपने नाम ले लिया। झूठ है कियानू, ये कमीना मेरी बदनामी कर रहा है। तुम इस पर भरोसा मत करो। लिन कियंसू के कनपटी में तेज दर्द उठा। उसे उस दिन का पूरा सीन फ्लैशबैक में दिखने लगा। जलती हुई आग के बीच एक शख्स बिना हिचकिचाए उसकी तरफ दौड़ रहा था। आखिरी पल में चेहरा साफ दिखा। वो लुचेंजो था। यानू, होल्ड ऑन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जोर लगाकर उसने उसे और लिनानिन को आग से बाहर घसीटा। जैसे ही दोनों बाहर आए, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लिनकांसू की आंखें लाल हो गईं, जैसे जल रही हों। वो झटके से उठा और जोरदार थप्पड़ जुआनू के चेहरे पर दे मारा। नीच इंसान, कैसे हिम्मत हुई मेरी आंखों में धूल झोंकने की। जुआनसू ने अपना जलता हुआ गाल पकड़ा, चौंक और नफरत से भरा चेहरा। कानू, तुमने मुझे मारा? कुछ लाइनें सुनकर तुम मुझ पर शक कर रहे हो। लिनू गुस्से से कांप रही थी। तुमने ही लुचेंजो को घर से जाने पर मजबूर किया। सब कुछ तुमने प्लान किया ताकि मैं उसे गलत समझूं। हर चीज तुम्हारी वजह से हुई है। जुआनू की आंखें भी लाल थीं। लिनकंसू, चाहे मैंने उसकी बदनामी की हो, पर यह मत भूलो कि लुचेंसू को चोट पहुंचाने वाले असल में तुम लोग ही हो। अब ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। असल गुनहगार तुम ही लोग हो। लिनकांसू ठिठक गई। हाँ, सच में हमारी ही गलतफहमी, हमारा ही उसे इग्नोर करना, वही सब उसे घर छोड़ने तक ले गया। लिनास्यू ने घूमकर कमांडर से कहा, कमांडेंटे,
मैं आपसे 1 हफ्ते की छुट्टी मांगती हूँ। मुझे जिनबेई जाना है। मुझे अभी उसी वक्त चेंजू के सामने खड़े होकर वो सॉरी और आई लव यू बोलना है, जो मैं सालों से उस पर उधार हूँ। जिन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से निकलते ही मेरा सामना उसकी बंसिन से हुआ, जो मेरी तरफ आ रही थी। गुड मॉर्निंग मिनिस्ट्रा सुचेंजू, मेरा नाम लेकर बुलाओ प्लीज। मैंने अपने बचपन की उस करीबी साथी को देखा, जो बिना बताए एक खूबसूरत और पतली लड़की बन चुकी थी, और मैं 5 साल के दर्द में खुद को उससे और दूर खींच चुका था। थोड़ा झिझकते हुए कहा, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। हम दोनों चुपचाप बर्फ पर चलते रहे। जब 2 स्नोमैन के पास से गुजरे तो मैं रुक गया। सुबनीन ने पूछा, खेलना चाहते हो? मैंने तुरंत मना किया। पिछले 5 साल से मेरी जिंदगी बस कामकाज और जिम्मेदारियों में बीत रही थी। खेलना, हंसना भूल ही गया था। लेकिन फिर भी लिनो और लिंकन को मैं हमेशा बोरिंग ही लगता था। घर के कामों के अलावा कुछ नहीं आता, यही सोचते थे वो। कोई बात नहीं, बाद में डायरेक्टर लुएग से मैं खुद बात कर लूंगी, डोंट वरी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उस गर्माहट ने मेरे दिल के अंदर तक आग जलाई। हम दोनों 7 से 8 साल के बच्चों की तरह बटन तोड़कर स्नोमैन की आंखें लगा रहे थे और हंस रहे थे। घर पहुंचने पर पापा खाना खा चुके थे। हमारी हालत देखकर बोले, किसी ने लूट लिया क्या? मैंने बंसिन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, पापा मैंने मिनिस्ट्राइस के साथ स्नोमैन बनाया। पापा ने हमें गर्म चाय दी। इस लड़की को कुछ रिफाइंड चीज नहीं सिखा सकते क्या चेंजू? और तुम पिछले साल स्नोबॉल फाइट में कमर तुड़वा ली थी बंसिन। बैंसिन ने टॉपिक बदल दिया, कल मेरे साथ मूवी चलोगे? मेरी आंखें चमक उठी। ओके चलूंगा। वो खाने के बाद घर गई। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। गुड बाय बंसिन, सी यू टुमारो, स्वीट ड्रीम्स चेंजू। पापा ये छोटी सी बात भी देख चुके थे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ वो बोले, चेंजू तुम्हें बंसिन कैसी लगती है? मैं झेंप कर बोला, अच्छी है। पापा ने कंधे पर हाथ रखा। ये लड़की सालों से तुम्हें ढूंढती रही है। आर्मी वाले पूछते थे तो हमेशा कहती थी उसके दिल में कोई पहले से है। वो तुम्हें सच में चाहती है। मेरे दिल में कुछ चुभा। ऐसी सच्ची लड़की, और क्या मैंने कभी उसे सच में भुलाया भी था? अगले दिन मैं तैयार होकर बाहर इंतजार कर रहा था। लुचेंजू, मैंने सर उठाया। सुभान सिनोई आज यूनिफॉर्म में नहीं थी। एक ब्लैक कोट और ड्रेस में वो और खूबसूरत लग रही थी। आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने हल्की मुस्कान दी। पहली बार सिनेमा जा रहा हूं, सो थोड़ा फॉर्मल सोचा। ऑनर तो मुझे मिल रहा है तुम्हारे साथ जाने का। मेरे गाल गर्म हो गए। तभी लिंकन की आवाज ने सीन तोड़ दिया, चेंजू फाइनली मिल गया। तुम बहुत बदल गए हो। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने बिना बोले साइड हो गया। लिनन मेरी कोल्ड अप्रोच देखकर हर्ट हो गई। चेंजू मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूं। सुबान सिनोई ने आगे बढ़कर कहा। लिनन क्या पागलपन है ये? यही असली घर है चेंजो का। लिनन ने हमारी पकड़ी हुई हैंड्स को देखा और उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। कमरादा सू, लड़के लड़कियां हाथ नहीं पकड़ते, छोड़ दो उसका हाथ। लिंकन अब नई ईरा है। अपनी पुरानी सोच से किसी के रिश्ते मत रोकने की कोशिश करो। मैंने सुबानसिन का हाथ हल्के से थपथपाया और उसके पीछे खड़ा हो गया। लिनियन जैसे ही मैंने खुद उसके पास जाने की कोशिश की, वो खुशी से फूल गई। चिंजू मुझे पता था तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मुझे जोयानू की सारी गंदी हरकतें पता हैं। रिलैक्स, मैं तुम्हें बदला लेने में हेल्प करूंगी। उसकी ये भारी भरकम बातें मेरे कानों में बस मजाक जैसी लगी। इस स्टेज पर आकर भी वो सब दोष जोयानू पर डाल रही थी। अपने गलती का 1% भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लिनियन, मैंने उस दिन साफ कह दिया था, हमारे बीच सब बहुत पहले खत्म हो चुका है। मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं। प्लीज मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। चंजू मुझे पता है मैंने गलती की। क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगे? अब से मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करूंगी। अगर तुम कहो तो मैं अभी मैरिज रिपोर्ट भी भर दूंगी। आज से आई लव यू जैसे अपनी जिंदगी। मैंने ठंडी आवाज में कहा। लिनियानू तुम जो भी कह रही हो मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं। ये सब जाकर जोयानू को बोलो। वो रोते हुए बोली, चिंजू पहले तुम ऐसे नहीं थे। मैंने उसे चुपचाप देखा। हाँ, पहले मैं ऐसा नहीं था। पहले मैं सिर्फ लिनान्यानू के ऑर्डर्स मानने वाला बेवकूफ था। पूरे दिन उसके पीछे घूमना, उसे खुश करने की कोशिश करना, उसके गुस्से और ठंडे व्यवहार को सहना। मेरे सारे हम्बल एफर्ट्स सिर्फ इंसल्ट और टूटी हुई रिब्स लेकर आते थे। आज मैं बस थोड़ा सा वही दर्द वापस दिखा रहा हूँ और वो इसे सह नहीं पा रही। सच में घिन आती है। वो बोली, चिंजू मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, देखो पसंद है? नहीं है तो मैं दूसरा खरीद दूंगी। लिनू ने घबरा कर कई गिफ्ट बॉक्सेस निकाले। ये वो कपड़े हैं जो तुम चाहते थे, और वो गुलाब जो तुम लगा नहीं पाए, और वो चेस्टनट पेस्ट्रीज जो तुम घर से खरीदा करते थे। मैंने निराश नजर से कहा, लिनू ये कपड़े वो दिन थे जब तुमने पहली और आखिरी बार मुझे शॉपिंग पर ले गई थी। मैं तुम्हें ले जाना चाहता था, लेकिन तुमने सारा पैसा जोयानू के लिए एक महंगा कोट खरीदने में उड़ा दिया। मैंने गुलाब इसलिए लगाए क्योंकि तुम्हें पसंद थे, और तुम्हें गुलाब इसलिए पसंद थे क्योंकि जोयानू को पसंद थे। और आखिरी बात, लिनयानू 5 साल में तुमने कभी नहीं जाना कि मुझे चेस्टनट से एलर्जी है। लिनयानू की नजर खाली पड़ गई। तुम्हें चेस्टनट से एलर्जी है? तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने उसी दिन बताया था।
जब तुमने मुझसे शादी की बात की थी। वो पेस्ट्रीज जमीन पर गिर गई थी। अफसोस, तुम उन्हें उठा ले जाती ताकि लिनू खा लेती। मेरे ये वर्ड्स उसके दिल में नाइफ की तरह घुस गए। चिंजू चेस्टनट से एलर्जिक है, फिर भी वो चेस्टनट पेस्ट्रीज खरीदता था क्योंकि लिनान्यू को पसंद थी। सॉरी, मैं कुछ नहीं बोला। सुबानसिन का हाथ छोड़ा और वहां से निकलकर सिनेमा पहुंच गया। मेरा मूड अभी भी भारी था। सुबन सिंह ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीट पर बैठाया। तभी मुझे होश आया। कौन सी मूवी देखने आए हैं? एक फॉरेन डिटेक्टिव मूवी, फोरेंसिक एक्सपर्ट की कहानी है। फोरेंसिक सुनते ही क्यूरियोसिटी जाग गई। स्क्रीन पर फोरेंसिक की एलिगेंट और प्रोफेशनल फिगर मेरे दिल में बैठ गई। पूरे सिनेमा हॉल में उस सीन की गूंज थी। सुबनसिन ने हंसकर पूछा, तुम फोरेंसिक वाली प्रोफेशन पर फिदा हो गए क्या? मैंने चमकती आंखों से कहा, हाँ, ये काम बहुत स्पेशल और मीनिंगफुल लगता है। काश मैं फोरेंसिक बन पाऊं। तुम इतने स्मार्ट हो चिंजो, तुम कर सकते हो। लेकिन मैंने सेकेंडरी स्कूल भी नहीं की। फोरेंसिक पढ़ने की क्वालिफिकेशंस कहाँ? डोंट वरी, मैं हूं ना। कहते ही सुबानसिन मुझे बीजिंग की पुलिस स्टेशन ले गई। एक सीनियर फोरेंसिक एक्सपर्ट ने मेरे हाथों की स्टिचिंग और कटिंग की फर्मनेस देखी तो नॉन स्टॉप मेरी तारीफ करने लगा। उसी समय उसने कहा कि वो मुझे अपना अंतिम डिसाइपल बनाना चाहता है। मैं हैरान हो गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने पूछा, क्या हुआ? तुम तैयार नहीं? तैयार हूं मास्टर। अभी मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं दिल से सीखने को तैयार हूं। तो कल से प्रैक्टिस शुरू। बाहर निकलते ही मुझे लगा मानो सपना है। ये रियल है, मैं अब भी मूवी में तो नहीं। खुद को पिंच मार कर देख लो। मैंने जोर से पिंच मारा और खुश होकर बोला, रियल। डायरेक्टर लू मास्टर सान का पुराना दोस्त है। आराम से सीखना, कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। उसके नाजुक चेहरे को देखते हुए मेरे दिल में एक मीठी वार्मथ उठी। थैंक्स बेंसन। बचपन में हमने कसम खाई थी कि मैं उसे लाइफ भर प्रोटेक्ट करूंगा। वो एहसास आज भी जिंदा था। मेरी आंखें लाल हो गईं। बंसिन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। चेंजो, उफ, अब कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है। सूरज ढल गया। शाम फिर से जन्मी, लेकिन ऐसी खूबसूरत शाम जेल की दीवारों में नहीं जाती। लिंक्यानिन खाना और कपड़े लेकर जुयानू से मिलने गई। उसके दुबले पतले चेहरे को देखकर वो खुद को रोक ना सकी। तुमने ऐसा क्यों किया? किसने लुचेंजो को मेरी जगह भेजा? वही डिजर्व करता था, जुआनू ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, मैं बुरे इरादों से लिन फैमिली के पास गया था, पर जब देखा कि लिन के पास नया आदमी है, मैं आगबुला हो गया। अगर उस वक्त मेरी जजमेंट खराब ना होती तो आज लुचेंजू कहां होता? मैंने तुम्हारी जगह नहीं ली, तुम ही पहले चली गई थी। ब्रदर यंसू, तुम बदल गए हो। पहले तुम ऐसा नहीं करते। तुम मुझे जज करने वाली कौन होती हो? और एक बात बताओ, कहते हो उससे नफरत करती हो, फिर भी उसकी फोटोस अपनी रूम में क्यों छुपाती हो? लिंकन का चेहरा सफेद पड़ गया। लिंकन बोली, कैसे पता चला? क्या कैसे? मुझे पता है। तुम्हारी दीदी के शादी के दिन तुम होश में थी और साली होने के बावजूद तुमने अपनी बहन और उसके बीच झगड़ा करवाने में पूरी मदद की थी। जेल से निकलते ही लिंकानिन ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। जोयानू की वो उलझी हुई आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। कनानिन, हमारा गोल सेम है। मेरे साथ कोऑपरेट करो। चाहती हो? सब खत्म होने के बाद लुचेंजू तुम्हारा होगा। काम के पहले दिन कोई केस नहीं आया। मास्टर सैन ने मुझे कुछ किताबें दी। मेडिकल वाला नॉलेज वैसे भी ग्रे और हार्ड होता है, और फोरेंसिक्स का नॉलेज तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। उसने सोचा था मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिकूंगा, लेकिन सरप्राइजिंगली मैंने पूरी सुबह बिना हिले डुले पढ़ाई की। पूरी एक नोटबुक नोट्स से भर दी। दोपहर में सुबानसिन मेरे लिए खाना लेकर आई और तभी मैंने मजबूरी में किताब बंद की। उसने एक एक करके खाना मेज पर रखा। ये तुम्हारे चाइल्डहुड वाले स्वीट एंड सॉर रिब्स हैं, चखो, अच्छे बने हैं या नहीं? मैंने उत्सुक होकर चॉपस्टिक्स उठाए। ये सच में डिलीशियस लगे। लिन के घर में मैं हमेशा पहले लिनयानू और लिनिन की पसंद देखता था। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था कि मुझे क्या खाना पसंद है। सुबनसिन बोली, अगर तुमको पसंद है तो मैं रोज खाना ले आया करूंगी। जैसे ही मैं खाने वाला था, एक यंग पुलिस वाला भागता हुआ अंदर आया। कमेडलियू, बाहर कोई तुम्हारे लिए लंच लेकर खड़ा है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन में देखा, फिर बाहर गए। बाहर लिन चेंजो खड़ी थी। सुना तुमने काम शुरू कर दिया है, तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। मैंने पहली बार भौहें सिकोड़ ली। लिनानिन वाकई बेहूदगी कर रही थी। जरूरत नहीं, मेरा लंच ऑलरेडी है। उसने सुबानसिन की तरफ हॉस्टिलिटी से देखा। कॉमरेड सू, तुम चेंजू का ध्यान रखती हो? थैंक्स, लेकिन प्लीज अगली बार हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफियर मत करना। मैंने कहा, लिंक्यानिन, हमारे बीच सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो तुरंत बीच में बोल पड़ी, मुझे पूरी ट्रूथ पता चल गई है चेंजू। 5 साल हमने साथ बिताए, क्या वो सब फेक था? तुम सॉफ्ट हार्टेड थे, केयरिंग थे। मुझे पता है तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो। मैंने उसकी तरफ ठंडे चेहरे से देखा। हाँ, मानता हूं, पहले मेरे मन में तुमसे उम्मीदें थीं। उसके चेहरे पर चमक आ गई। मुझे पता था चंजू, वो बोली। मैंने जुआंसू से सारे रिश्ते तोड़ दिए। वो अब कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। बस तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग दूंगी। मैंने कामली कहा, तुम गलत समझी, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। वो शौक में ठहर गई। मैं आगे बोला, हर बार तुमने जोयानू को चुना,
मेरी सारी होप्स उसी समय मर गईं। उसकी आंखें दर्द से भर गईं। चेंजू, ऐसी बातें मत कहो, मुझे तुम पसंद हो। केनिन भी अपनी गलती मान चुकी है। हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मैंने धीरे से कहा, तुम लोग मुझे मिस नहीं करते। तुम मेरी सेवा, मेरी सबमिशननेस और मेरे ब्लाइंड लॉयल्टी को मिस करते हो। तुम लोगों को मैं नहीं, एक ओबीडियंट सर्वेंट चाहिए, एक गार्ड डॉग। ये बातें सुनकर लिंकियानिन के दिल में ठंडी हवा की तरह चोट लगी। ऐसा नहीं है, उसने कमजोर होकर कहा। मैंने कहा, मैं ताई लिन का उसकी मदद के लिए शुक्रगुजार हूं, लेकिन अब वो फेवर चुक चुका है। अब मेरी अपनी लाइफ है और मेरे अपने ड्रीम्स। वो बोली, मैं तुम्हारे ड्रीम्स रोक नहीं रही। रिकॉन्साइल होने के बाद तुम अपना सपना भी जी सकते हो। फैमिली और ड्रीम्स साथ चल सकते हैं। मैंने उसके करीब आने से पहले ही कदम पीछे कर लिए। तुम्हारी लिन फैमिली मेरे लिए एक प्रिजन है। मैं 5 साल सह चुका हूं। अब इसे यहीं खत्म करते हैं। प्लीज मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे नफरत करूं। वो टूटे हुए दिल के साथ घूमकर चली गई। सुबनिन ने नाराज होकर कहा, जब तुम्हें पास थे तब वैल्यू नहीं की, अब खो दिया तो रो रही है। यूजलेस। मैंने उसकी इस चाइल्डिश नाराजगी को देख हौले से मुस्कुराया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारे साथ कभी वैसा नहीं करूंगी। मैंने कहा, मुझे पता है। मेरी मेहनत से सिर्फ आधे साल में मैं मास्टर सान के साथ ऑटोप्सीज में असिस्ट करने लगा। कभी कभी क्राइम सीन्स पर भी उनके साथ जाता। उधर ज्वांसू जेल से रिहा हो चुका था। लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। मेल बॉक्स से पुराने लेटर्स निकाले। सबसे ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट फ्यूनरल नोटिस थी। उसका बेटा शियाओमिन। लंबे समय तक संपर्क न होने के कारण उसे मृत घोषित कर दिया गया था। फोटो में बच्चा बर्फीली ढलान में गिरा हुआ था, आंखें बंद, और हाथ में वही टॉय कार थी जो जोयानू ने दी थी। ज्वांसू फूट फूट कर रो पड़ा। मैं इतना मिजरेबल क्यों हूं? लिनानू मुझे क्यों नहीं चाहती? लुचेंजू को सबका प्यार क्यों मिलता है? सब उनकी गलती है। उन्होंने ही मेरे बेटे को मारा है। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और अलमारी से सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल निकाली। मैं सबको अपने बेटे के साथ मौत में ले जाऊंगा। उधर लिंकियानिन स्कूल से घर लौटी। दरवाजा खोला तो बाहर से अल्कोहल की तीखी बदबू आ रही थी। जिनबे शहर से लौटने के बाद से लीनू मेंटली टूट चुकी थी। घर का पूरा हाल बिखरा था। वो सहन नहीं कर पाई और सीधे बेडरूम में घुसी। दीदी, आखिर कब तक ऐसे रहोगी? लीनू ने शराब से भरी आंखें उठाई। उसने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। वो इतना क्रूल कैसे हो सकता है? ऐसे चला गया। लिंकनिन एक पल के लिए स्टंड रह गई। फिर जब उसे समझ आया कि लीनू मेरे बारे में बड़बड़ा रही थी, उसके चेहरे पर एक छोटी सी खुशी चमक उठी। अगर चेंजोंग ने कभी मेरी दीदी को प्यार ही नहीं किया तो इसका मतलब क्या मुझे अभी भी एक चांस मिल सकता है? लिंकनिन ने लीनू को संभाल कर सुलाया और जैसे ही वो लंच लाने निकलने लगी, गेट वाला गार्ड भागता हुआ आया। कननिन, सब लेफ्टिनेंट कहाँ हैं? मुझे उन्हें एक गुड न्यूज देनी है। कौन सी गुड न्यूज? जिनवे शहर से भेजे गए 2 सपोर्ट फोरेंसिक्स यहाँ पहुंच गए हैं। उनमें से एक है कॉमरेड लुचेंजू। ये सुनते ही लिंकनिन का दिल एकदम उलट गया। बिना एक सेकंड गंवाए वो भाग पड़ी। मैं और बूढ़े सैन केस समझते ही तुरंत काम पर लग गए। 5 घंटे बाद मैंने रिपोर्ट पुलिस न्यायिक टीम को दी और बूढ़े सैन को लेकर डॉर्म की तरफ लौटने लगा। लेकिन जैसे ही हम थाना गेट से बाहर निकले, ब्रदर चेंजू, मैंने ऊपर देखा तो लिंकनिन गुलाबों का एक बड़ा बुकेट पकड़े खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुना कि तुम वापस आए हो, स्पेशली लेने आई हूँ। मुस्कुराते हुए वो पास आई और गुलाब मेरी तरफ बढ़ाए। मैंने एक कदम पीछे हटकर कहा, थैंक्स, जेस्चर अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये तुम रखो, प्लीज साइड दो, मुझे प्रोफेसर को डॉम तक छोड़ना है। उसके चेहरे पर हल्का सा हर्ट एक्सप्रेशन आ गया। ब्रदर चिंजू, मैं दोपहर भर तुम्हारा इंतजार करती रही। इतना कहकर उसने बूढ़े सैन की तरफ देखा। बूढ़े सान समझ गए। शोलू, तुम मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें काम है तो जाओ। मुझे भी बात साफ करनी थी तो मैंने जल्दी से माफी मांगी। सॉरी प्रोफेसर, रास्ते में ध्यान रखिए, जल्दी आ जाना, वरना जब वैनिन पूछेगा तो मैं नहीं बचाऊंगा। मैं हंसते हुए उन्हें कमरे तक जाते देखता रहा और फिर लिंकनिन की तरफ मुड़ा। चलिए लाइन इन। मेरी टोन में बदला हुआ बिहेवियर देखकर उसे अजीब सी चोट लगी। तुम मुझे वैसे स्माइल क्यों नहीं करते? मैंने हैरान होकर कहा। मैं किसे स्माइल करता हूँ? ये मेरा मामला है। प्रॉब्लम है तो ज्वांसू के पास जाओ। अब ज्वांसू का नाम दोनों बहनों के दिल में कांटे जैसा घुस चुका था। सुनकर ही दर्द होता था। ठीक है, नाराज मत हो। हम रेस्टोरेंट पहुंचे। खाना आते आते ही वह खुद को रोक नहीं पाई। वो कितना सफरिंग कर रही है, रिग्रेट कर रही है, अपोलोजाइज करना चाहती है, कॉम्पेंसेट करना चाहती है। मुझे हंसी आ गई। और तुम चाहती हो मैं फिर लिन फैमिली में जाऊं, तुम्हारी बहन से शादी करूं, फिर से तुम्हारे घर का सर्वेंट बन जाऊं? लिंकनिन मेरी हाथों को देखती रही, फिर डरते डरते मेरे हाथ पकड़ लिए। चिंजू, मुझे पता है तुम्हें मेरी बहन पसंद नहीं, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं अच्छी यूनिवर्सिटी जाऊंगी, तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगी। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। लिंकनिन, दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं पागल नहीं हूं। लुचिंजू, तुमने मुझे इतने साल केयर किया, तुम ऑलरेडी मेरे दिल में हो। मेरे पूरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। एक बात बोल रहा हूं, इन थॉट्स को कंट्रोल में रखो, ट्रबल मत करो, और अगर तुमने लिमिट क्रॉस की तो मैं तुम्हारी बहन को सब बता दूंगा। मैं उठकर जाने लगा,
तभी उसने पीछे से पकड़ लिया। चेंजू, आई रियली लव यू, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करूं, किसी ने मुझे जबरदस्ती उससे अलग कर दिया। लिनू, उसका चेहरा पलक झपकते ही ठंडा पड़ गया। लिन यानू, मैं कुछ नहीं कर रही थी। उसके बोल खत्म होने से पहले ही थप्पड़, वह फर्श पर गिर गई। शर्म छोड़ दी है क्या? डिसेंसी भूल गई? चेंजू तेरा जीजाजी है, लेकिन आपकी शादी लीगल थोड़ी हुई है, और अगर चेंजू को आप पसंद नहीं तो मैं उसे क्यों नहीं चाह सकती? लिनू का गुस्सा फटने ही वाला था कि मैं चीख पड़ा। बस! लिंकनिन मुझे दुख भरी आंखों से देख रही थी। लिनू जिद से भरी। चेंजू, मैं जानती थी तुम मुझे लेकर, मुझे इरिटेशन महसूस हो रही है। बस, मैंने ठंडी आवाज में कहा। लिनू, लिनिन, तुम लोग क्या समझती हो खुद को? अगर पुरानी देन चुकानी ना होती तो मैं तुम लोगों की शक्ल भी ना देखता। 5 साल मेरी लाइफ खराब कर दिए, अब क्यों बाकी जिंदगी भी बर्बाद करूं? लव की बात करती हो? ये लव है या इंफीरियरिटी का रिजेंटमेंट? तुम दोनों को खुद पता होगा। दोनों बहनें बिल्कुल नम, आंखें लाल। चेंजू प्लीज, हमने गलती की, हम जेन्युइनली तुम्हारे लिए। मैंने सीधा काट दिया। नॉट नीडेड, मुझे तुम दोनों में से कोई नहीं चाहिए, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। और हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। दोनों चौंक गईं। हाँ, वो सुइन है, बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। फैमिलीज ने चाइल्डहुड मैरिज तक फिक्स किया था। एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज तक बच्चे भी होते। मैं इसे बोलकर सीधा निकल गया, लेकिन एक कोने में छिपा जुआंसू सब कुछ देख रहा था, हर एक शब्द, हर एक एक्सप्रेशन। उसकी नजर आखिर में मेरी ओर जाकर अटक गई। अगर लुचेंजो जिंदगी से गायब हो जाए, लेकिन ओल्ड सैन और मेरी मदद से क्रिमिनल जल्दी पकड़ा गया। चीफ ने शुक्र में प्राइवेट हॉल बुक करवाया। ड्रिंकिंग, सेलिब्रेशन। मैं थोड़ा बाहर फ्रेश एयर लेने निकला तो फिर वही लिनू और लिंकेनिन सामने। अगर और पीछा किया तो पुलिस बुला दूंगा। हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे, बस दूर से तुम्हें देखने और प्रोटेक्ट करने आए हैं। मेरे लिए उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा खतरा है। इस जिंदगी में जितने भी जख्म मुझे मिले हैं वो सब तुम लोगों की वजह से मिले हैं। तुम दोनों को एक ही समय पर याद आ गया कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। मैं पीछे मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक तेज बेतरतीब फुटस्टेप्स मेरी तरफ भागते हुए सुनाई दी। जुयानु, जिसका चेहरा पूरी तरह पागल की तरह बिगड़ चुका था, कुछ पकड़े हुए सीधे मेरी तरफ झपटा। उसी समय लिनान्यनु और लिन कनानिन भी एक साथ मुझ पर टूट पड़े। चेंजू सावधान, सब मरो, किसी ने चिल्लाया। एक बोतल में भरा कोई अजीब सा लिक्विड मेरे ऊपर फेंका जाने वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड आसमान में एक घन शॉट गूंजा। जुयानु की कलाई पर एक खून बिखेरता हुआ छेद उभर आया। वो दर्द से चीख उठा। बोतल में से कुछ लिक्विड उसी पर गिर गया। तेज जलन ने उसे जमीन पर तड़पने पर मजबूर कर दिया। डाड, जानू बचाओ मुझे, वो चिल्लाया। पुराना सैन और पुलिस स्टेशन के बाकी लोग भागते हुए आए। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाओ वरना मर जाएगा। मैं डर के मारे जम गया था। तब तक सुइन दौड़ती हुई आई और मेरे गले लगकर मुझे संभाला। सोबनसिन, वो मुझे मारने वाली था। चिंजू, जब मैं हूं कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। सुबनसिन जैसे ही वहां पहुंची, लिनू और लिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में कड़वाहट और निराशा साफ थी। लिनानू ने लिनानिन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, लेकिन लिंकियनिन फिर भी अपने बंसीन को रिजेंटमेंट भरी नजरों से देखती रही। जॉन्सू को इमरजेंसी इलाज के चलते बचा तो लिया गया, मगर सल्फ्यूरिक एसिड के कारण उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। वो अपनी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और हर दिन हॉस्पिटल रूम में पागलों की तरह चिल्लाता रहता। ये मेरी गलती नहीं है। आसमान मेरे साथ इतना इनजस्टिस क्यों करता है? मेरा बच्चा इतना छोटा था और वो उसके हाथों मारा गया। मैं दुनिया को अपने बच्चे के साथ दफन कर दूंगा। हम हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़े उसकी बकवास सुन रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका बच्चा कब? 5 साल अमेरिका में रहा, क्या वहीं शादी करके बच्चा कर लिया? मेरे पिता ने सुबानसिन का रात में भेजा टेलीग्राम खोला। उसमें ज्वांसू की सारी हरकतें और उसकी यूएस वाली पूरी लाइफ डिटेल में लिखी थी। आधे साल अमेरिका रहने के बाद ही वो एक अमेरिकन फीमेल सोल्जर पर फिदा हो गया। उसे शादी की और बच्चा भी हो गया। पर जैसे ही दोनों देशों में टेंशन बढ़ी, उसकी अमेरिकन बीवी ने उसे नफरत करनी शुरू कर दी। चिल्लाना, मारना पीटना, सब कुछ। जब वो एस्केप की कोई उम्मीद नहीं देख पा रहा था, तभी यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसे कांटेक्ट किया। उसे अपने देश वापस जाकर मिलिट्री इन्फो चोरी करने को कहा। उसकी बीवी ने अपनी सिक्योरिटी के लिए उसके नवजात बच्चे को हथियार बनाकर उसे धमकाया। अगर ज्वांसू ने मना किया तो वो बच्चे को बैल्कनी से फेंक देगी या मार देगी। मजबूर होकर ज्वांसू को मानना पड़ा। देश लौटकर उसने अपनी नजर लिन यानू पर जमाई और उससे कुछ इन्फो चोरी करवाकर एजेंसी को दे दी। लुकिन ने टेबल पर मुक्का मारा। सबको तुरंत पकड़ लो और कोर्ट में पेश करो। साउथ वेस्ट मिलिट्री कमांड के ट्रेनिंग ग्राउंड पर लिनू अभी सुबह की ट्रेनिंग खत्म करके ही निकला थी कि अचानक एक ग्रुप सैनिकों ने उसे घेर लिया। क्या कर रहे हो कॉमरेड लेफ्टिनेंट? लिनू पर एस्पिनाज, जासूसी केस में इन्वॉल्वमेंट का शक है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी डिटेल्ड जांच करेगी। कोऑपरेट करें। कॉमरेड सू, मैंने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं की। ये सब झूठ है। पीछे से कमांडर की आवाज आई। झूठ है या नहीं, एजेंसी की जांच में साफ हो जाएगा।
लिनानू ने अर्जेंटली कहा, कमांडेंट, आप मेरा कैरेक्टर जानते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कमांडर ने ठंडे सुर में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी पर्सनल रिलेशन संभालो, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना। ये सब तुम्हारे ही एक्शंस का नतीजा है। मिलिट्री कॉन्शियंस बची है तो इन्वेस्टिगेशन में साथ दो। लिनानो शॉक्ड खड़ा रह गई। 2 सिपाही उसे पकड़कर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के व्हीकल में बिठा ले गए। जब मुझे ये बात पता चली, मैं बहुत देर तक चुप रहा। क्या ताई लिन को पता है? डायरेक्टर लिन बाहर मिशन पर है, 1 महीना बाद लौटेगा। जब लिन यानू को पता चला कि जू एक स्पाई था, उसका पूरा अंदरूनी संसार खाली हो गया। 2 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। जब मैं खाना लेकर पहुंचा तो उसकी आंखों में गहरी टूटी हुई रोशनी थी। चेंजू, तुम कैसे आए? मैंने खाना रख दिया, उसके सारे फेवरेट डिशेस। लिन यानू की आंखें भर आईं। मैंने उसे कहा, तुम मेन कल्प्रिट नहीं हो, इंटेंशनल इन्फो लीक नहीं किया तुमने। कंट्री फेयर जजमेंट देगी, लेकिन एक बार कोई फॉरेन स्पाई से जुड़ जाए, लाइफ खराब हो जाती है। उसने टूटी आवाज में कहा, मेरी लाइफ खत्म हो गई। मैंने उसे जेंटली कहा, लिन यानू, अगर आर्मी में नहीं रह सकती तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती और रास्ते मिलेंगे। बस मौत ही एक ऐसी चीज है जहां कोई रास्ता नहीं बचता। उसकी आंखों में आंसू आए और उसने जोर जोर से खाना खाने लगी। थैंक यू। स्पाई केस की वजह से सिर्फ लीनानू नहीं बल्कि लीनाकिन भी फंस गई। उसे बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑलमोस्ट पक्का मिल चुका था, लेकिन पॉलिटिकल रिव्यू में फेल हो गई। जब उसे ये बात पता चली, वो ऑलमोस्ट टूट गई और नदी में कूदने चली गई। जैसे ही उसका शरीर पानी में गया, तभी उसे जैसे कोई गर्म जाना पहचाना वॉइस सुनाई दिया। मैं धुएं उठती गर्म खाना लेकर आया और मुस्कुराकर बोला, रोना बंद करो। बहन ने नहीं कहा था कि लड़कियां भी इंडिपेंडेंट होती हैं। चेहरा पोंछो और खाना खाओ। मैंने हाथ बढ़ाया। वो शौक में मेरा हाथ पकड़ने वाली थी, पर पकड़ ना पाई। होश आया तो घर अंधेरा, ठंडा, बिना खाना, और मैं भी नहीं था। लिंकन भाग कर कमरे में गई, तस्वीर निकाली और ऑब्सेशन से मेरी फोटो को देखती रही। अगर चेंजो घर आ जाए तो हमारी फैमिली हमेशा साथ रहेगी। सुबन सिन काम से लौटकर लू फैमिली के घर आई। मैं किचन में खाना बना रहा था। वो धीरे से पीछे से आई और बिना कुछ बोले मुझे हग कर लिया। इतना स्वादिष्ट क्या पका रहे हो? मैंने अपना सिर घुमाकर उसकी गाल को हल्का सा छुआ। तुम आ गई? तुम और पापा तो इन दिनों बहुत ज्यादा बिजी हो। मैंने तुम दोनों के लिए चिकन सूप बनाया है ताकि तुम स्ट्रांग रहो, और वो रिब्स भी जो तुमने कल मांगे थे। काश मैं तुमसे शादी कर पाती, कितना खुश होती। मैं एकदम स्टंड रह गया और हल्की सी शर्म वाली मुस्कान दे दी। सिल्वर टंग। सुबनसिन ने मुझे प्यार से भरी आईज से देखा। लुचेंजू, चलो सच में शादी कर लें। 1 हफ्ते बाद पूरी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में यह बात फैल गई कि सुबानसिन और मैं, हम दोनों लवर्स, मेरे पिता की जल्दबाजी की वजह से अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी मैरिज रिक्वेस्ट तुरंत अप्रूव कर दी। मैंने जेब से एक छोटी सी क्लासी बॉक्स निकाली और एक घुटने पर बैठ गया। सुबनसिन, मूवीज में कहते हैं कि अगर किसी को अपनी ड्रीम गर्ल से शादी करनी हो तो उसे प्रॉपर प्रपोज करना चाहिए। मैंने बॉक्स खोला। अंदर एक रिंग थी जो ब्राइट ग्लो कर रही थी। सुबनसिन, मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करना चाहता हूं और तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूं। विल यू मैरी मी? सुबनसिन की आईज में आंसू भर आए और रोते रोते बोली, हाँ मैं चाहती हूं। मैंने रिंग उसके फिंगर में पहनाई। पगल, रो क्यों रही हो? खुश होना चाहिए। सुबनसिन ने आंसुओं के बीच मुस्कुराया। हमारी शादी अगले महीने की शुरुआत में फिक्स हो गई। सुबनिन ने अपने सारे सेविंग्स निकालकर होटल बुक किया और वेडिंग ड्रेस खरीदा। लू परिवार के घर गिफ्ट की एंडलेस डोली आती रही। शादी से 1 दिन पहले सुबानसिन मुझे लेकर उस सिमेट्री गई जहां उसकी मां दफन थी। मेरे पेरेंट्स और उसके भी पेरेंट्स वहीं ट्रांसफर किए गए थे। हम दोनों बुजुर्गों को गुड न्यूज देने स्पेशली पहुंचे। मैंने वेडिंग वाइन जमीन पर डाला। मां, अच्छा हुआ तुमने फ्यूचर सोचकर मुझे इतनी वंडरफुल डॉटर इन लॉ दिलवाई। तुम्हारा बेटा हमेशा तुमसे ग्रेटफुल रहेगा। मां, मैं उस गर्ल से शादी करने जा रहा हूं जिसे तुम ऊपर से मेरे लिए चाहती थी। बस थोड़ी देर के लिए खुश हो जाना। मुझे सच में लगा जैसे मैंने उन्हें देखा। थोड़ा सो जाओ, हम घर पहुंच गए हैं। मैं जगाऊंगा। मुझे नींद नहीं आ रही। मैं तुम्हारे साथ हूं। सब कुछ ड्रीम जैसा लग रहा था। मैंने झुककर उसके गाल पर किस किया। अब बताओ, अभी भी सपना लग रहा है? सुबनिन ने आंखें हाफ बंद की। कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक एक छोटी कार सड़क से उछलकर हमारी तरफ आई। तेज हेडलाइट्स में मैंने लिनानिन का ट्विस्टेड चेहरा देखा, उससे पहले कि मैं रिएक्ट कर पाता। पूरे शरीर को सुबानसिन ने अपनी बाहों में कसकर मुझे प्रोटेक्ट कर लिया। कार कई मीटर तक घिसटकर पलट गई। पुलिस को कॉल करो, बहुत खून बह रहा है, जल्दी लोगों को बाहर निकालो। एक अच्छे व्यक्ति ने मुझे बाहर खींचा, लेकिन सुबानसिन, जिसने अपने पूरे शरीर से मुझे बचाया था, कार के अंदर ही थी। मैं लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ घिसटने लगा। सुबनसिन, जागो। सुबनसिन। लेकिन मैं कितनी भी बार उसका नाम पुकारता, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। एक भारी सी डिस्पेयर और सैडनेस ने मुझे पकड़ लिया और मैं उसके पास ही बेहोश हो गया। लिनियन, जिसने ये इंटेंशनल एक्सीडेंट किया, डॉक्टर्स के आने तक सरवाइव नहीं कर पाई। उसका बॉडी 10 दिन तक मॉर्ग में पड़ा रहा, जब तक कि लिनू, जो अभी अभी जेल से बाहर आई थी, उसे लेने नहीं आई।
उस दिन हल्की सी बारिश और धुंध थी। वह सुबंसिन के रूम में आई और हमें देखा। चेंजू, तुम ठीक हो? सुबंसिन की प्रोटेक्शन की वजह से मुझे सिर्फ हल्की चोटें आई थी, लेकिन सुबंसिन किडनी रप्चर और मैसिव ब्लीडिंग की वजह से 10 डेज में 5 सर्जरीज से गुजरी। हर थोड़ी देर में एक नया खतरे का नोटिस मेरे हाथ में आ जाता। मैंने सिर उठाया। मेरी आईज में ना नफरत थी ना सैडनेस, बस एक खाली सा शेल था लिनानियो के सामने। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। अब जब उस सबकी कल्प्रिट मर चुकी है, मैं उसे माफ कभी नहीं कर सकता। मुझे पता है चेंजो, मैं बस उसकी तरफ से सॉरी कहने आई हूं। मैंने सुबंसिन के सोते हुए चेहरे को देखा। मैं उसे पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। लिनू अर्न लेकर हॉस्पिटल से चली गई। मैंने लॉन्ग लीव लिया ताकि मैं हॉस्पिटल में उसके सुबंसिन की देखभाल कर सकूं। उसका हाथ पकड़कर मैं हमारी चाइल्डहुड की फनी मेमोरीज सुनाता। बचपन में तुम्हारी सुबंसिन बहुत शरारती थी। बाल बांधना पसंद नहीं था, इसलिए हमेशा सिजर्स उठाकर खुद काट लेती थी। आखिर उसकी माँ ने उसका पूरा सिर ही क्लीन शेव कर दिया। उस सर्दी में पूरे गांव ने उसकी लाल ठंडी स्कल देखी। किड्स मेरा मजाक उड़ाते, कहते कि मैं एक छोटी नन से शादी करूंगा। गुस्से में मैंने कहा, सुबंसिन, अगर तुमने बाल नहीं बढ़ाए तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। सुबंसिन की आई लैशेस हिली। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। वह बोली, हर बार जब तुम ऐसा कहते थे मैं डर जाती थी। तभी से मैंने कभी बाल नहीं काटे। मैं स्टंड रह गया। आंसू मेरे सोच से भी तेज बहने लगे। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ा। सुबंसिन, अगर तुम नहीं जागी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। पता है, इसलिए तो जाग गई हूं, तुमसे शादी करने के लिए। कोमा से उठने के बाद उसकी सेहत जल्दी बेहतर होने लगी। 2 हफ्ते में वो बैठकर पढ़ने लगी। मैं भी वापोली स्टेशन में काम पर लौट गया। फिर भी हर दोपहर और हर रात मैं उसके लिए सूप लेकर आता। सुबंसिन अब मजाक करने लायक हो गई थी। अब तो मैं रोज चिकन सूप पी रही हूँ, जैसे अभी अभी बेबी हुआ हो। तभी मेरे एक कोलीग ने कहा, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिन दिनों तुम खतरे से बाहर नहीं थी, चेंजू ने एक रात भी ठीक से नहीं सोया। उसे डर था कि आंखें बंद करते ही कोई आकर बताएगा कि तुम्हारा हार्ट रुक गया। मुझे वो परेशान दिन याद आए और मेरी नजर खुद ब खुद नीचे चली गई। सुबंसिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आईज में गिल्ट और दर्द भरा था। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। सच तो यह था कि अगर सुबंसिन ने उस दिन मुझे बचाने के लिए जंप ना किया होता, आज हॉस्पिटल के बेड पर मैं होता। थैंक यू सुबंसिन। सुइन ने मेरी उंगलियों को अपने फिंगर्स से इंटरलॉक कर लिया। चिंजू, बचपन वाली बाढ़ ने जिस दिन तुम्हें मेरी बाहों से छीन लिया था, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि अगर कभी तुम्हें वापस पाया तो दोबारा कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। इसलिए चाहे मुझे नरक तक भी उतरना पड़े, मैं लड़कर तुम्हारे पास वापस आती। जब सुबंसिन हॉस्पिटल से बाहर निकली तो मौसम पूरा समर में बदल चुका था। बीजिंग यूनिवर्सिटी में फोरेंसिक्स की नई स्पेशलिटी खुली थी और उन्होंने मुझे हफ्ते में 3 क्लास लेने के लिए गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर इनवाइट किया। सुबंसिन मुझे लेने यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंची। स्टूडेंट्स की भीड़ में वो सबसे ज्यादा अलग चमक रही थी। फाइनली छुट्टी की बेल बजी। मैं बच्चों से घिरा बाहर आया। गर्म सूरज की रोशनी मुझ पर ऐसे गिर रही थी कि नजर हटाना मुश्किल था। चिंजू, मैं भी मुस्कुराया। सुबंसिन, तुम आ गई। हम दोनों की शक्लें एक दूसरे जितनी ही खूबसूरत थीं। स्टूडेंट्स हमें देखकर खुश हो रहे थे। प्रोफेसर लू, आप मिनिस्टर सू से कब शादी कर रहे हो? मैं पलका झपकाकर कंफ्यूज्ड हो गया। हमारी असली शादी तो एक्सीडेंट की वजह से कैंसिल हो गई थी। अब कई महीने बाद दोबारा करनी चाहिए या नहीं, मुझे खुद नहीं पता था। तभी किसी ने कहा, अरे ये क्या है? सुबंसिन ने हल्की खांसी की और जादू की तरह अपनी जेब से वेडिंग कैंडीज और इनविटेशंस निकाल लिए। स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे, प्रोफेसर लू, मिनिस्टर सू, हम आपकी शादी में आकर आप दोनों को विश देंगे। मैं भी स्टूडेंट्स जितना शॉक्ड था। ये सब क्या हो रहा था? ये तो हमारी शादी के लिए ही होगा, लेकिन इसे तुमने इतना सीक्रेट में कैसे प्लान कर लिया? मैंने उसकी गाल हल्के से खींची। कन्फेस, क्या चल रहा है? वो हंसकर बोली, ठीक है प्रोफेसर लू, मैं सरेंडर करती हूँ। पता चला उसकी बैंकिन ने हॉस्पिटल में रहते रहते ही हमारी शादी की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसे बुरा लगता था कि मैं हॉस्पिटल और थाने के बीच भाग दौड़ कर रहा हूँ, इसलिए उसने जानबूझकर मुझसे छुपाया और मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। बहुत वक्त बाद फाइनली मैंने वो प्योर व्हाइट वाला शादी का सूट पहना। हमने सबसे ग्रैंड वेडिंग और सबसे रॉयल सेरेमनी की। उस दिन हमारा वेडिंग कार रोड पर धीरे धीरे चल रहा था। दोनों तरफ लोगों की भीड़ देखकर दिल भर आया। दूल्हा दुल्हन वाली कैंडीज उड़ रही थीं और हर तरफ से सही दिल वाली विशेष आ रही थीं। रेस्टोरेंट के सामने कार रुकी। मैं सीधा खड़ा उतरा। सबकी निगाहें हम पर थीं। पियानो बजा। सुबंसिन खूबसूरत ब्राइडल ड्रेस में मेरे तरफ कदम ब कदम बढ़ी। मेरे पिता ने हमारे हाथ जोड़ते हुए कहा, सुबंसिन, तुम मेरी सबसे काबिल डिसाइपल हो। तुम दोनों ने बहुत मुश्किलें देखी और अब किस्मत ने तुम दोनों को फिर से मिला दिया। आगे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना और अपने पिता को चिंता मत देना। मैं हंसना चाहता था पर आंखें खुद ब खुद भर आईं। सुबंसिन ने गंभीर होकर कहा, पापा चिंता मत करो, मैंने बहुत बहुत टाइम से खुद को लुचेंजो की वाइफ बनने के लिए तैयार किया है। सबकी ब्लेसिंग्स के बीच हमने क्रॉस आर्म्स करके वेडिंग वाइन पिया। लुचेंजो, आई लव यू टू सुबंसिन।
5 साल बाद हमारा बेटा हुआ, जिसका नाम हमने लुनवान रखा। पुराने एसयू के रिटायर होते ही मैं हिनबे पुलिस स्टेशन के फोरेंसिक डिपार्टमेंट की रीढ़ बन गया। हर एक्सटर्नल मिशन मेरे जिम्मे आने लगा। अब भी एक नया केस आया था, साउथ वेस्ट वाला ही जैसा। मैं उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन ड्यूटी को आगे रखना ही था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस केस का विक्टिम कोई ऐसा होगा जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, लिनांदू। पहली बार उसे इस एंगल से देखकर शौक लगा। सिर्फ 5 साल में वो इतना बदल गया था। 1 महीने पहले पुलिस को एक क्रिमिनल हाइडआउट पता चला था। सस्पेक्ट्स को अलर्ट न करने के लिए एक अंडरकवर एजेंट भेजना था। लिनन ने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स के जरिए खुद को वॉलंटियरिंग बताया। पूरे महीने उसने डिसिप्लिन से मिशन पूरा किया, लेकिन आखिरी पल में एक साथी ऑफिसर को बचाते समय उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज्ड हो गई और क्रिमिनल्स ने बदले में उसे बेरहमी से टॉर्चर किया। मरते दम तक उसने एक सोल्जर की तरह हिम्मत नहीं छोड़ी। ये सुनकर मैं जेन्युइनली हिल गया। जितनी भी नफरतें और गिले शिकवे थे, लीनानु एक सच्ची सैनिक थी। ये बात माननी ही पड़ी। मैंने पीछे हटकर उसके लिए हल्का सा झुककर सैल्यूट जैसा किया और ऑटोप्सी शुरू की। मेरी सावधानी और प्रोफेशनलिज्म से मुझे एक बड़ी की क्लू मिली, जिससे फरार क्रिमिनल्स को पकड़ने में पुलिस को बड़ी मदद मिली। काम खत्म होने के बाद न जाने कैसे मैं लिन के घर के सामने खड़ा था। वो घर जिसमें मैंने 5 साल गुजारे थे, अब वो पूरी तरह खंडहर जैसा था। दरवाजा धकेला, सब धूल और जालों से भरा हुआ था, लेकिन सामान वैसा ही पड़ा था। मास्टर बेडरूम में गया तो टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। एनवेलप पर साफ लिखा था, फॉर लुचेंजू। मैंने कांपते हाथों से खोला। कुछ ही लाइनें थीं जिन पर 3-4 बार करेक्शंस किए गए थे। लुचेंजू, हमेशा खुश रहना। अंदर एक हरा जेड का रिंग भी था। मुझे पता था यही वो सबसे करीब का मैचिंग रिंग था जो वो ढूंढ पाई होगी। थैंक यू लिनियानो। मैं उसके फाइनल राइट्स तक रुका, रिंग को भी उसकी कलश में ही छोड़ दिया, और उसके साथ मेरे सभी पुराने रंजिशें भी हवा में घुल गईं। जब जिनबे लौटा और स्टेशन से बाहर आया, एक छोटा सा गोलू सा बच्चा गोली की तरह मेरी बाहों में कूद गया। पापा, आई मिस्ड यू सो मच। मैंने उसे कसकर पकड़ा। सुबंसिन भी पीछे पीछे आई और मेरा हाथ थाम लिया। चेंजू, सुना है लीनू के बारे में? मैंने हल्की मुस्कुराहट दी। रिलैक्स, मैं ठीक हूं। उसने मेरी काल्म एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराया और हमें घर ले गई। एक और स्प्रिंग्स आ गई, एक हाथ में सुबंसिन और दूसरे में लुनवान को पकड़कर। मुझे लगा जैसे वक्त धीरे चल रहा हो और जिंदगी आखिरकार सुकून में हो। गाइस, आज से मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐसी मनहुआ एनिमे स्टोरीज डाल रहा हूं जो यूट्यूब पर कभी नहीं आ सकती। प्लॉट्स इतने डार्क और ट्विस्टेड हैं कि यूट्यूब खुद ही वीडियो हटवा देता है। अगर तुम रियल मैनहुआ लवर्स हो तो बस एक बार अंदर आकर देख लो। अभी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है। क्लिक करके ज्वाइन करो।